मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो टेबल में आ रहे होते हैं, ठीक है। लाइक 2 का मल्टीपल क्या होगा? तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So all of the things which is coming as an answer in the table, that is called multiples. 2 4 6 8 10 and so on. ये multiples हैं सारे 2 के. अगर मैं कहूँ 6 के multiples लिख के बताएं, 6 के 5 multiples लिख के बताएं, first 5, so that would be 6, 12, 18, 24 and 30. These are the first 5 multiples of 6. ठीक है, इनको multiples कहते हैं. Kind of like list the first 5 multiples of 5. तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20 and 25. You just have to write down the things. ये भी थोड़ा इंट्रो हो रहा है क्योंकि आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में हम लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए. 8 का भी आपने उसी तरह उसके 5 जो टेबल्स के नंबर्स हैं वो लिखते हैं. Now here are 5 numbers. फिर ये आपके पास 5 numbers हैं. Which of these are multiples of 12? How can we find that कि इनमें से कौन सा मल्टीपल होगा 12 का? Anyone? जल्दी से मुझे आंसर दें. We're having very less time. जी, किसी को नहीं पता? देखें, किसी को भी चीज को चेक करना हो कि वो मल्टीपल है, एक सर्टेन नंबर मल्टीपल है किसी का, उसको आप डिवाइड करें. लाइक 576 over 12 करूंगा, तो इफ माय आंसर इज कमिंग इन अ होल नंबर्स, दैट विल बी व्हाट? मल्टीपल. ठीक है, तो अगर मैं 576 को 12 पे डिवाइड कर रहा हूँ, देखें 576 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज लाइक 48. सो 576 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 100% ट्रू. ठीक है, 576 को 12 पे डिवाइड करो, आंसर मेरे पास आ रहा है सीधा सीधा 48. 48 इज अ होल नंबर. 396 को चेक करते हैं, दैट इज 33. दिस इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 12. 354 को चेक करते हैं, मैं सबको डिवाइडेड बाय 12 कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 354 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 29.5. 29.5 is not a whole number, so 354 नहीं है. सेम इज द केस 792 को चेक करें, अगर आंसर होल नंबर में आ रहा है तो मल्टीपल है. यही 1164 को चेक करें, अगर डिवाइड करें आंसर मल्टीपल में आ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मल्टीपल. ठीक है जी, ओके. Past paper question, from this list write down a multiple of 8. जी, Reda, can you help me? इस सारी लिस्ट में से एक मल्टीपल ऑफ 8 उठा के लिखना है, जल्दी से बताएं. Sir, 32. 32, very good. 8 4s are 32. Write down a common multiple of 8 and 12. अब common multiple क्या होता है? common multiple का ये मतलब है कि दोनों जो 8 और 12 में, उनके सारे मैं मल्टीपल लिख देता हूँ. देखें 8 के मल्टीपल हैं 8, 16, then 24, then 32 and then 40. ये फर्स्ट 5 लिख दिए. 12 के लिखते हैं 12, 24, 36, 48 and 16. अब इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन से वाला है? 24, which is common in both of them, so I will write a 24. ठीक है, this is a common multiple of 8 and 12. दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल आप लिखते हैं, तो उनके मल्टीपल इंजिस्ट करें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है. ठीक है, okay. Now a road has 349 houses on its numbered from 1 to 349. The diagram shows some of these houses. अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन हम चला कल करते हैं, यहाँ कल इसी से स्टार्ट करेंगे. बस थोड़ा सा रह गया, हमारी ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर we will be starting the second chapter. ठीक है, ओके. मैथ्स वाले you can leave and physics का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, yesterday we were doing this question. ये लास्ट वाला था, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं. We did multiples yesterday. जो लास्ट टॉपिक था that was multiples. Multiples का क्या था? जो भी किसी पर्टिकुलर टेबल में आता है
वो मल्टीपल होता है उस पर्टिकुलर नंबर का, जिस तरह 2 के मल्टीपल्स हैं 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A road has 349 houses on it, numbered from 1 to 349। ठीक है जी, 1 से लेके 349 तक हाउसेस इस रोड के ईस्ट और वेस्ट साइड पर है। ठीक है, the diagram shows some of these houses। The houses on the west side of the road have odd numbers। जो west side है पे हैं वो सारे odd numbers हैं, देखें नजर आ रहे हैं 1 3 5 7 और इसके बाद 9 11 and so on till 349 तक के चलते हैं। The houses on the east side have even number, तो इनके even numbers हैं सारे। तो how many houses on the road have a house number that is a multiple of 39। अब इन सारों में से हमें बताना है कि कितने houses हैं जो मल्टीपल होंगे 39 के। ठीक है, तो हम 39 का बस टेबल चलाते जाएंगे, जितने भी आएंगे वो काउंट करते जाएंगे। फर्स्ट हाउस होगा 39 नंबर वाला। द फर्स्ट हाउस विल बी द नंबर 39। सेकंड आपके पास आएगा जी 39 टाइम्स 2 करूंगा 78 8 houses। या 8 हाउसेस। बिल्कुल इस तरह होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो ताकि बाकी को समझ आए कौन से होंगे नंबर। द आसानी से। फर्स्ट 39 78। नेक्स्ट क्या होगा जी, इसी को हम लोग 39 टाइम्स 3 कर देंगे। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हो रहा क्या है। 117 फिर टाइम्स 4 कर देंगे 156। इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। वी विल काउंट ऑल ऑफ द नंबर्स, कितने हाउसेस, हाउ मेनी हाउसेस ऑन द रोड हैव द हाउस नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 30। तस्वीर आपको ये समझ आ रही है स्पेसिफिकली, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आपके लिए जा रहा था। उसने कहा कि कितने हाउसेस होंगे जो मल्टीपल होंगे 39 के, हाउ मेनी हाउसेस। ठीक है, तो मैंने ये लिस्ट बनाई है आपके लिए दैट द फर्स्ट हाउस ऑफ द नंबर 39 आपने काउंट करना है, लाइक 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, ये काउंटिंग का नंबर है जो 39 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। अब जिस तरह ज़ारा ने बताया कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कितने हाउसेस बनेंगे। 349 इज ओवर लास्ट डिजिट। 349 इज ओवर लास्ट डिजिट, जो हमारा मतलब आखिरी घर है। 349 को मैं 39 से स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दूंगा। 349 को मैं 39 से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द आंसर लाइक 349 डिवाइडेड बाय 39। ये आंसर आ रहा है 8.94 समथिंग। इसका मतलब है कि 8 हाउसेस वो होंगे जो मल्टीपल होंगे 39 के, जो इसके अंदर आ सकते। सो डायरेक्टली आंसर यू कैन राइट इट एज 8। देखो 39 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 312। अब अगर 9 से करूं 312 टाइम्स सॉरी 39 into 9, that one would be 351। so that is not possible, that is not the part of this thing। so 39 टाइम्स 8 कर रहा हूं तो 312 आ रहा है बस। तो इसका मतलब है 8 हाउसेस हो, ये इसका डायरेक्ट तरीकाकार है। और ये मैंने इनलिस्ट किया है ताकि आप लोगों को पता चले 39 78 117 156 39 5 सा करें जो भी आंसर आएगा, फिर 6 सा करें, फिर 7 सा करें, फिर 8 सा करें, तो you'll get all of the numbers which are like multiple of 39। then you need to count all of them like 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर जी जी, 39 को 8 के साथ क्यों किए? 39 को 8 के साथ क्यों किया है? देखो ना, ये हाउसेज हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सी रोड है, उसमें हाउसेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 349 तक है। ठीक है, जो हाउसेज नंबर 349 तक हाउसेज प्रेजेंट है। उसने कहा मुझे बताएं कि कितने हाउसेज यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 39, कितने नंबर ऑफ हाउसेज मल्टीपल ऑफ 39। कल हम लोगों ने मल्टीपल पढ़े थे ना, मल्टीपल क्या थे कि जो टेबल में आई, तो 39 फिर नेक्स्ट जो उसका होगा 78। मैं सारा उसका टेबल लिख रहा हूँ 39 78 117 156। तो ये सारे चलते जाएंगे।
इतने नंबर ऑफ हाउसेस मतलब जितने 349 तक मैंने देखने के कितने आएंगे। एक मिनट यार मैं लिख लेता हूँ ताकि जरा आप लोगों को समझ आए। 5 195 39 6 34 7 ये सारा मैं 39 का टेबल लिख रहा हूँ। 79 अगर 9 के साथ करूँगा 51 ये अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? अरफा आपने पूछा है? जी आ गई है मुझे अब समझ, जब आपने सारे लिख दिए ना। हाँ अब ये तो ये एक डायरेक्ट है इनलिस्टिंग मेथड। ये मैंने शुरू में इसीलिए किया है कि ये थोड़ा सा जरा लंबा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप सीधा सीधा 349 जो आपके लास्ट डिजिट है उसको 39 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर है 8.94 समथिंग। इसका मतलब है कि 8 तो सीधे सीधे मल्टीपल्स इसमें इंक्लूडेड है। 8 मल्टीपल्स इस पूरी उसमें इंक्लूडेड है, नाइन्थ नहीं इंक्लूडेड। इट्स काइंड ऑफ लाइक बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहरहाल आप ये लिस्टिंग वाला ही समझ लो, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है बस। ठीक है समझ आ गई है, चलें आगे। ओके डिविजिबिलिटी टेस्ट ये खैर थोड़ा शुरू में हमें पढ़ना चाहिए था लेकिन नो प्रॉब्लम। अभी भी हमें ये जो यहाँ डिविजिबल बाय 3 जो है ना, इसका जो रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई भी नंबर हमने चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो बड़ा आसान सा है कि उसके आखिरी जो डिजिट है वो इन 5 चीजों पे खत्म होने चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, जितना बड़े से बड़ा नंबर होगा अगर आखिरी डिजिट ये 5 होंगे तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा ऑब्वियसली। 3 में बड़ा मजे का हमारा स्नैरियो है। हमने जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड अप करते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास, देखें जिस तरह 6386 6786, if I need to check that whether this thing is divisible by 3 or not, what I will do, I will add these numbers। ठीक है, मैं इन सारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 27। नाउ आई नीड टू चेक दैट वेदर 27 इज डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। फुली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। सो 27 इसने सारे ऐड किए, लेट्स से देन 2 + 7 बाय 2 + 7 एक ये क्यों लिखा है इसने? 27 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करूं तो दैट विल बी 9। इट मींस दैट 27 इज डिवाइडेड बाय 3, पूरा का पूरा हमारा होल नंबर आ रहा है, तो 6786 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, वैसे तुम्हारे पास कैलकुलेटर होता है, वी कैन चेक, लेकिन अक्सर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जल्दी जल्दी हमें देखना होता है कि वाकई ये डिविजिबल बाय 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पे ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 का डेफिनेटली, 2 का तो आसान है, 3 का हमें पता होना चाहिए। देन 4, 4 का last 2 digits. A number is divisible by 4 if the last 2 digits form a number that is divisible by 4. Like 26. Last 2 digits ये वाले बात है। 26 होता है divided by 4 fully? नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी नहीं डिवाइड होगा। 5 का भी बड़ा इजी है, 0 और 5 पेंडिंग हो रही हो तो डिवाइड होता है, वेरी सिंपल। 6 का ये है कि अगर नंबर 2 या 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो वो 6 पे भी डिवाइड होगा। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and by 3। दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। 6 की खैर इतनी जरूरत पड़ती है। 7 का प्रॉब्लम होता है, इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स लेने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसका कोई रूल नहीं है, ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कैलकुलेटर से। 8 का देखें जी, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स लाइक अब 17816 है, 816 को I need to check that can I if I divide it by 8, can I get like the whole number? Yes, I'm getting the whole number. It means that 17816 can be divisible by 8। 17816 को छोड़ के अगर मैं 11111 816 लिखूं तो तब भी ये divisible by 8 होगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट divisible by 8। divisible by 9 का क्या है? Add the digits if the sum is divisible by 9 so is the original number। वही जो 3 का था सिनेरियो, सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दें, अगर वो डिवाइडेड बाय 9 हो रहा है देन इट विल बी द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 एज वेल, कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी, 10 और 100 का तो बड़ा सिंपल सा है कि मल्टीपल्स हो, 0 0 लग रहे हो, 1000 लग रहे हो, इस तरह
these numbers can be divided by 10, मतलब जिनकी एंडिंग 0 zeros पे हो। थोड़ा सा जरा ये लेआउट है फॉर मेंटल मैथ्स, इट्स नॉट लाइक नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल चीजें सारी हमें टिप्स पे होनी चाहिए, बट यू मस्ट नो दैट 3 को डिविजिबल अगर करना हो, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल करना हो, तो हमारी टिप्स पे हो कि वाकई डिविजिबल होगा, किस तरीके से हम जज करेंगे या कैसे। 3 का बस ध्यान में रखें, 3 और 9 का। ओके, come to the past paper question. Goofy is using number cards to form a 5-digit number. उसके पास नंबर कार्ड्स हैं और वो 5-digit नंबर बनाना चाह रही है। 5-digit नंबर का आई होप आप लोग पता हो, 2 3 4 5 6, these are 5-digit, this is 5-digit number, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 5-digit नंबर है, ये 2-digit नंबर है, ये 1-digit नंबर है, ये भी 1-digit नंबर है। आई होप 5-digit नंबर का क्लैरिटी हो। इस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8, उसका नंबर जो है वो मल्टीपल है 8। कंप्लीट द फाइनल डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब किसी को डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर याद हो 8 का, क्या होना चाहिए था 8 का, कि आखिरी तीनों नंबर, मैंने एक ऐसा नंबर यहाँ चूज करना है कि ये तीनों नंबर क्या हो जाएं, फुली डिवाइड हो जाएं 8 पे, ठीक है। सो व्हाट आई विल चूज, आई कैन राइट लिटरली 3 4, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद 2, मैं अपनी मर्जी से 2 चूज करूँ, 342 divided by 8 करूंगा, तो the answer is coming in decimal, so I rejected that. 8 में ऑड नंबर नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2, नेक्स्ट में 4 चूज करता हूँ, 344 divided by 8, I'm getting 43 as an answer. So it means that अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगा तो ये जो 3-digit नंबर बनेगा वो मैं 8 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर 43 आ रहा है। इसका मतलब है ये पूरे का पूरा डिविजिबल बाय 8 अब हो जाए, ठीक है। So you people can write 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 divided by 8, you will get 1543 as an answer. So now this number is a multiple of 8, ठीक है, जो पूरा नंबर। समझ आया है जी सारों को? एवरीथिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई? We just have to put the final digit. I use the concept के 8 पे डिविजिबल किस तरह होगा। मल्टीपल तब ही बन सकता है जब हमारे पास जो गिवन नंबर है फुली डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। रिदा समझ आइए आपको? यस सर। आई होप बाकियों को भी समझ आ गई होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। Anyways, okay. So it's kind of like multiple की हमारे पास जनरल एग्जाम थी। Okay, we're coming to the very important thing जिसके maximum question आते हैं, that is LCM. LCM is like least, L mean least, C mean common and M mean multiple. मल्टीपल तो हम लोग बड़े डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। कॉमन का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें होंगी, आई मीन लाइक दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तभी कॉमन लिया जा सकता है, एक चीज में कॉमन नहीं लिया जा सकता। दो या दो से ज्यादा चीजों में कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन का ये है, लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, लोएस्ट। तो बेसिकली जब एलसीएम कहने का आपको निकालने का कहेंगे तो यू विल बी हैविंग 2 और मोर देन 2 नंबर्स, मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2, तो तभी आप में कॉमन आ सकेगा और तभी आप लीस्ट निकाल सकते हैं, उसमें से लोएस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे निकालते थे? तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है बड़ी जबरदस्त ये कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, 8 12, एक के बाद कॉमा लगा के 12 लगा देते हैं। नाउ वी नीड टू डिवाइड दीज नंबर्स एंड मेक इट स्टिल 1 1। जी जी सर नहीं, 2 और मोर देन 2 से कॉमन लेंगे हम? मतलब जिस तरह ये देखो ना, 8 और 12 ये दो नंबर्स हैं। जब आपको वो एलसीएम निकालने का कहेगा ना, तो आपने क्या करना है, मतलब एलसीएम निकालने का जब कहेगा तो आपके पास दो नंबर हो, दो या दो से ज्यादा, मींस 8 एंड 12 हो सकता है, या 8 12 36 हो सकता है। टॉकिंग अबाउट दैट, एक नंबर अगर आ जाए तो उसमें आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट राइट डाउन द एलसीएम, बिकॉज कॉमन तो हम निकाल ही नहीं सकेंगे उसका। ओके सर। समझ आ रही है बात?
एनीवेज एक मिनट जी सर। मेथड को थोड़ा सा चेंज करना कॉमन मल्टीपल का आपको समझाऊंगा इस तरीके से देखिए इसका राइट डाउन अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 8 एंड 12 ये शायद हमने पहले भी किया था 8 की कॉमन मल्टीपल जरा लिस्ट करते हैं क्या बनेगा 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 8 4s are 32 and so on 12 का क्या बनेगा 12 24 36 and 48 ओके अब इनमें से कॉमन देखते हैं कॉमन कौन सा आपको नजर आ रहा है 24 दोनों में कॉमन है ना तो बेसिकली दो नंबर्स होंगे तो तब कॉमन आएगा तो अगर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट 24 और इसके बाद में एक और मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूँ 8 4 32 8 5 48 6 48 अब एक और चीज देखें 48 भी कॉमन आ रहा है ना तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट 24 यू कैन राइट 48 बोथ आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 बट अगर वो कहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ लीस्ट लगा दे LCM तो विच नंबर यू नीड टू चूज कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटे वाले so 24 will be the least common multiple of 8 and 12 इसको हम LCM कहते हैं ठीक है तो ये मेथड है इनलिस्टिंग मेथड लेकिन ये जब बड़ा नंबर आता है तो इसमें हम यूज नहीं कर सकते बहुत बड़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाते हम लोग यूज करते हैं वो जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है ये वाला बड़ा इजीली हमसे हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है जी क्लैरिटी हुई है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर क्यों मैं कह रहा था कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और फिर लीस्ट किस तरह लेंगे आई थिंक सो चीजें क्लियर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कोई इशू है तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम मुझे बताएं मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ ओके अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन में आते हैं सर या सर आप जो आपने मतलब अभी कॉमन मल्टीपल वाला बताया आप इसे बता सकते हैं? कॉमन मल्टीपल वाला जी सर। जी देखिए ना 8 और 12 के सारे मल्टीपल्स मैंने लिख दिए 8 की ये मल्टीपल्स हैं 12 की ये मल्टीपल्स हैं अब इनमें से मैंने चेक करने की इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से देखें 24 और 24 दोनों में आ रहे हैं तो 24 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 48 और 48 दोनों में आ रहे हैं तो 48 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 ठीक है कॉमन मल्टीपल का ये मतलब है अब अगर वो कहे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है तो दैट वुड बी 24 सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें से सबसे छोटा देखें ठीक है समझ आया कुछ जी सर समझ गया। अब इसमें आते हैं फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 एंड 42 नाउ इफ आई सी 56 एंड 42 दीस आर लाइक बिग नंबर्स और इनको अगर मैं इनलिस्टिंग मेथड से करूं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी सो बेसिकली वी ऑप्ट दिस मेथड हम दोनों नंबर्स को यहाँ लिख देते हैं 56 और 42 एंड वी चूज लाइक द लोएस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो 2 से ही बेसिकली स्टार्ट करते हैं दोनों इवन है तो 2 2s are 4 1 carry 2 8s are 16 21 डिवाइड करना है दोनों 2 से तो यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल 56 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा और 42 का 21 नाउ आई कैन चूज 7 हियर मैं डायरेक्टली 7 कर रहा हूँ 7 4s are 28 and 7 3s are 21 ठीक है now I can choose 2 again 2 2s are 4 and 2 3s are 6 2 again 2 1s are 2 and 2 3 6 नहीं सुना था 3 1s are and 1s LCM में मैंने यहाँ तक जाना होता है जब तक 1 1 ना आ जाए ठीक है सो इट डजंट मैटर कि मैं 7 यूज कर रहा हूँ मुझे 3 यूज करना चाहिए था 4 यूज करना चाहिए था कोई मसला नहीं है इसमें सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है अब ये अक्सर बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं दैट दिस इज द एलसीएम नो एलसीएम का प्रॉपर आंसर होता है अब आपने जितने भी ये नंबर्स आपके पास आए हैं यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम like 2 into 7 into 2 into 2 into 3 ठीक है ये अब आप लोगों ने कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करने यू विल गेट द आंसर 2 into 7 into that would be 168 this is your LCM ठीक है this is how we find LCM
आई होप द थिंग्स आर क्लियर। किसी को इशू नहीं है? ये जरा अब आप लोग मुझे जल्दी से फाइंड आउट करके बताएं। कैलकुलेटर जरा पकड़ें और अपनी नोटबुक्स वगैरह पे जो भी है जल्दी से फाइंड करके मुझे बताएं व्हाट इज द आंसर। मुझे प्रॉपर आपने इस तरीके से बताना है, 2 into 7 जिस तरह ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर करके बताना है। गिविंग यू लाइक 1 or 2 minutes, जल्दी से सॉल्व करो। सर कोई भी मेथड से कर सकते हैं। जो अभी ये वाला मेथड किया ना मैंने, ये वाला, इससे करें आप। Yes. किसी का हो गया तो मुझे बताएं। सर 770 को हम अगर कर रहे हैं डिवाइड करके तो उसका एसिमेंट्स में आ रहा है, तो डेसिमल्स में तो नहीं मल्टीपल होता ना, नहीं नहीं, कोई डेसिमल में होल नहीं। नंबर में होता है ना। ठीक। जी, आई थिंक यू पीपल आर स्टक। किसी से भी नहीं हुआ और अंडर प्रोसेस। सर 770 कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, इसी पे हो ही नहीं रहा। 770, चलो 10 से कर दो ना डिवाइड, शुरू में 10 से कर दो, डोंट गो विद 2। 140 and 770, देखो दोनों के साथ जीरोस हैं, तो मैं 10 से कर दूं तो दैट वन विल बी 14 and 77। अब जरा इजी हो जाएगा।
पता नहीं यार, ये मैंने क्लियर किया। ज़ाहिरा आपका भी आंसर नहीं आया? नो सर। स्टिल डूइंग चाइनीज। अगर इस तरह करें 10 से ना हम, तो we can choose 7 here, 7 2 are 14 and 11, 1 11, 11. Yeah, both of the things are same, like this is 100% correct. LCM will be अगर दोनों के multiples बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है इसमें, 10 into 7 into 2 into 11, 7 1540 मेरा आंसर आ रहा है। सर मैंने भी ये किया था, तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मतलब ये वाले नंबर्स ठीक आ रहे हैं? जी सर, मैं 10 7 2 और 11 था। ठीक है, ठीक है, चलो बेस्ट है। बाकियों को क्या सुनाइए भाई। रायान साहब, आर यू डूइंग? जी सर। बड़ी बात है यार, हमारी आवाज सुनने को मिली है 2 दिन से। तो ये तो तुम्हारा माइक का मसला है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर। हाँ, माइक का मसला था। अच्छा, रिस्पॉन्ड किया कर यार, क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके, सो 1540 इज द आंसर। द रेस्ट ऑफ यू आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। कितनी ज्यादा डिटेलिंग में तो वैसे जाना बनता नहीं है। दोनों तरीकों से मैंने कर लिया, अगर 2 से स्टार्ट करते हैं आप या 10 से करते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या अब थोड़ा सा जरा आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग है, थोड़ा सा जरा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं और ये अक्सर थोड़े से जरा मुश्किल हो जाते हैं। ना यिंग वाज प्लानिंग हाउ टू सीट गेस्ट एट अ डिनर। ठीक है, उसके गेस्ट आ रहे हैं और वो डिनर पे उन्हें सीटिंग अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं। देयर वर बिटवीन 50 एंड 100 पीपल कमिंग। 50 से 100 बंदों के दरमियान का उसका पूरा सिनेरियो है कि जो सीट मतलब गेस्ट आने का उसको तवक्को है। कोई इतना आई मीन लाइक उन्होंने हमें सर्टेन अमाउंट नहीं दी कि इतने बंदे आ रहे हैं, 50 to 100 के बीच में। Ying noticed that they could be seated with 8 people to a table and no seats left empty. अगर 8 बंदों को वो बिठाए एक टेबल में तो कोई भी सीट एम्प्टी नहीं रहेगी। ठीक है, she also noticed that they could be seated with 12 people. अगर वो 12 बंदों को भी बिठाए तो तब भी कोई सीट नहीं रहेगी लेफ्ट। हाउ मेनी पीपल वर कमिंग? कितने बंदे आ रहे हैं उसके उसके लाइक डिनर पे। अब हमें कैसे पता चलेगा? 2 से सिनेरियो में दिया है कि अगर एक टेबल में 8 बंदे बैठे तो तब भी कोई सीट नहीं बच रही, और अगर एक टेबल में 12 पीपल्स आर सिटिंग तब भी कोई सीट नहीं बच रही। इसका मतलब है कि बंदे जो आ रहे हैं दैट विल बी लाइक द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 सीट ना बचने का क्या मतलब है कि जो इनका मल्टीपल है कॉमन, वो जो हमने 8 और 12 का निकाले थे, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। देखें, फर्स्ट मल्टीपल है 8, देन है 16, देन है 24, देन है 32, 12, 12, 24, 36, 48। अच्छा, इसको कंटिन्यू हम करते जाएंगे। देखें, 8 बंदे अगर बैठे तो 24 सिनेरियो बन सकता है कि 24 बंदे बैठ रहे हैं लाइक 4 टेबल पे। लेकिन अब 24 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस गेस्ट्स आर कमिंग 15 एंड 100। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। 24 की अरेंजमेंट से बैठेंगे तो कोई भी टेबल नहीं बचेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 24 बंदे आ रहे हैं, मुझे 24 का पता कैसे चला? कॉमन मल्टीपल निकाला। तो अगर वो 8 बंदे बैठ रहे हैं तो एक टेबल पे 8 बैठ के, दूसरे पे भी 8 बैठ के, तीसरे पे भी 8 बैठ के, देयर इज नो चेयर लेफ्ट। 100% सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। नेक्स्ट 12 को हम देखते हैं, एक टेबल पे 12 बैठ के, दूसरे टेबल पे भी 12 बैठ के, तो 100% सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। ठीक है, सेम इज द केस विद 48। अगर 48 है तो 8 बंदे 1 2 3 4 5 6, देखें इन सारों को मैं ऐड अप करूं तो 48 बन रहा है। देयर विल बी नो पर्सन लेफ्ट, सारे बिल्कुल अकोमोडेट हो गए अगर 8 बैठ रहे हैं।
व्हाट अबाउट 12? अगर 12 बंदे बैठेंगे तो तब भी एकोमोडेट हो रहे हैं, 48 हो गए। सो थोड़ा सा मैं आपको एलसीएम की तरफ लेकर जा रहा हूँ, कॉमन मल्टीपल किस तरह हम यूज करते हैं जनरल सिनेरियो में। तो इसका मतलब है कि हमने कॉमन मल्टीपल वो देखना है 8 और 12 का दैट लाइज बिटवीन 50 एंड 100, क्योंकि गेस्ट तो उसके 50 से 100 के दरमियान आ रहे हैं। तो अब मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, 8 6 48, 8 5 40 भी था बीच में, 8 6 48, 8 7 56, फिर 60, नेक्स्ट 64, एंड देन हमारे पास क्या था, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 86 एंड 90, कितना बनेगा जी, 86 एंड 90। ओके, मैंने 100 से पहले पहले 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। 12 के चलाते हैं जी, 48, देन 60, देन 72, देन 84, देन 96, ये मल्टीपल्स हैं जी। एनीवन कोई बता सकेगा 50 से 100 के दरमियान कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है? जल्दी जल्दी से बताएं, सामने लिखा हुआ 72। 72, वेरी गुड। इसका मतलब है कितने गेस्ट आ रहे हैं उसके? 72। बात समझ में आ गई है? किसी को कोई ना समझ आई है तो मुझे बताएं। उसने दो कंडीशंस दी हैं कि अगर जी जी, मतलब फिर हम इस वाले क्वेश्चन में वो दूसरा मेथड नहीं कर सकते? दूसरा मेथड नहीं, वो जो दूसरा मेथड तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताता है ना, वो जो हमने ये वाला मेथड है। इसका मतलब है कि वो मेथड अगर आप करेंगी तो आपके पास 24 आंसर आएगा। 24 तो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि बंदे ही 50 से 100 के दरमियान आ रहे हैं। तो अगर 24 बंदे आप आंसर लिखेंगी दैट विल बी रॉन्ग। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 से 100 के दरमियान आ रहे हैं, तो फिर मजबूरन आपको इन लिस्टिंग मेथड से जाना पड़ेगा। सही है। सर या सर आपने 50 और 100 का भी कॉमन मल्टीपल निकाला है, तो फिर 72 आया ना? नो 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 नो, 50 और 100 तो सिर्फ हमें बताया कि ये लिमिट थी। असल क्वेश्चन जो है जिनके मल्टीपल्स निकालने हैं वो ये वाले 8 और 12। 8 और 50 12 में तो वो आ गया है 48 और 24 ना। और फिर जो आपने ये जो बाद में 72 किधर से आया है, उसी में से ये आया है? वही चल रहा है ना, 8 का ही टेबल चल रहा है, मतलब 24 अच्छा, 48 वही आगे फर्दर कैरी ऑन किया है मैंने, क्योंकि मुझे ज्यादा ओके चाहिए थे ओके, 50 से 100 के दरमियान, तो फिर मैंने उन्हें एक्सटेंड किया। ठीक है सर। ठीक है जी, समझ आ गई बाकियों को भी? ये थोड़ा सा जरा जो है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पोर्टेंट। एनीवेज ओके, इसमें जाते हैं। Now Mia has a large bag of sweets. If Mia is like thinking, if I share the sweets equally among 2, 3, 4, 5 or 6 people, उसके पास एक बड़ा बैग था। वो कह रही है अगर मैं 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 3 में करूं, 4 में करूं, 5 में करूं या 6 में करूं, तो मेरे पास हमेशा एक स्वीट बचती है। अब आपने बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स देयर कुड बी इन द बैग। सबसे कम स्वीट्स कितनी हो सकती है उसके पास, ये कैसे पता चलेगा? उसने हमें ये बताया कि अगर वो 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करे, 3 में करे, 4 में करे, 5 में करे, 6 में करे, तो उसके पास हमेशा एक स्वीट बच जाती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, सबसे कम स्वीट्स उसके पास कितनी हो? तो स्मॉलेस्ट का ये है कि हम इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या हमें पता चलेगा, जरा मैं आपको बताता हूँ। देखें, सारों का एलसीएम अगर मैं लिखूँ 2 3 4 5 6, ओके फाइन। सो इन सारों का मैं कॉमन मल्टीपल लेने की कोशिश करूँ, और कॉमन मल्टीपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ स्मॉलेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई नीड दैट बिकॉज फिर उसके बाद मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि वन स्वीट कैसे लेफ्ट हो सकती है। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद 2, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, अगेन 2 1 1, बाकी 3 5 3 वैसे ही रहेंगे, फिर 3 1 1
5 ऐसे ही रहेगा, बाकी सारे 1 है, फिर 5 फिर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये आपको कुछ समझ आ रहा हो। थोड़ा जरा सही प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। एनीवेज, so if I want to take the LCM, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 12 5s are 60. Least common multiple आ रहा है जी 60. Yeah, that's P 100% right. Okay, least common multiple आ रहा है 60. अब वो कह रही है कि मेरे हमेशा जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं इन बंदों में, मेरे पास एक स्वीट बच जाती है, तो मैं इसमें एक स्वीट ऐड कर दूंगा। उसके पास जो सबसे कम स्वीट्स बैग में होनी चाहिए, दैट वन वुड बी 61। अब इसे जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो एक बंदे के पास 30 जाएंगी, दूसरे बंदे के पास भी 30 जाएंगी, एक लेफ्ट, प्रूफ 61 थी ना। अब 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक के पास 20 जाएगी, सेकंड के पास भी 20 जाएगी, थर्ड के पास भी 20 जाएगी, एक बच गई, 61 थी मेरे पास। 4 में देखते हैं, 4 में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 15 15 15 15, फिर एक बच गई। 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 15 15 15 15, ये सारा 60 बन जाएगा, और एक बच गई, 61 थी। सेम इज द केस विद 5 एंड 6, दोनों ये सब जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई है? तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीड्स कैसे हम पता चलेंगे कि एक, अगर एक बच की, मैंने उनका कॉमन मल्टीपल ले लिया। अब वो कह रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीड, तो मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है बेसिकली। उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, तो दैट विल बिकम 60। अब 60 तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 2 3 4 5 या 6 बंदों में डिवाइड करूंगा, तो वो इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए, फिर कोई स्वीट नहीं बचेगी। तो मैंने क्या कर दिया, उसने कहा कि जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो हमेशा एक स्वीट बच जाती है, मैंने एक अपनी तरफ से ऐड कर दी, so that one will become 61। अब मैं इनमें डिवाइड करूंगा, हमेशा 60 डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन जो लास्ट वाली है वो डिवाइड नहीं हो। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? सर या सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एलसीएम में देना है? देखो ना, मल्टीपल्स की बात हो रही है ना, वो कह रही है कि शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ 2 3 4 5 6 बंदों के दरमियान, और ऐसे शेयर करूं कि कोई स्वीट ना बचे या 1 बचे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द कॉमन मल्टीपल, इक्वली डिवाइड करनी है ना। तो मल्टीपल ही आपको बताएंगे कि इन सारों के मल्टीपल्स कॉमन कहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले है ये, एट अ बस स्टॉप a red bus arrives every 18 minutes and a blue bus arrives every 24 minutes. At 10:47 a red bus and a blue bus arrive. Find the next time when a red bus and a blue bus arrive together. ठीक है जी। उसने कहा जी जो रेड बस है वो हर 18 मिनट बाद आती है स्टेशन में, और ब्लू बस हर 24 मिनट्स, आफ्टर लाइक 24 मिनट्स। 10:47 लास्ट टाइम था जब दोनों बसेस इकट्ठी आई। अब आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम वो कब इकट्ठी आई, दोनों इकट्ठी कब आ सकती है। अच्छा, दोनों इकट्ठी मैं 18 का जरा लिखता हूँ कि भाई कब कब 18 अराइव करेगी, मतलब 18 मिनट बाद 18 आज, ये जो ये रेड बस है ये आ जाएगी, रेड बस टर्मिनल पे देखते हैं। 18 के बाद कितने मिनट बाद में आएगी, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 मिनट्स। मतलब ये रेड बस के अराइवल्स के टाइमिंग है, पहले 18 मिनट बाद में आएगी, दूसरी 36 मिनट बाद में आएगी, फिर थर्ड जो है वो आएगी आफ्टर 54 मिनट्स। ये रेड बस आती जा रही है, ठीक है। 18 into 4 that is 72, एंड 4 बसेस हम लिख लेते हैं, मतलब 4 बस के रेड बस आई 18 मिनट बाद, फिर नेक्स्ट 36 मिनट्स बाद आएगी, फिर नेक्स्ट 54 में आएगी, फिर नेक्स्ट 72 मिनट्स के बाद आएगी। ओके, ब्लू बस का देखते हैं 24, फर्स्ट आएगी 24 मिनट्स, सेकंड आएगी 48 मिनट, थर्ड आएगी क्या उसे कहते हैं 24 टाइम 3 that is 7, और फोर्थ आएगी हमारे पास 24 into 4 that is 96।
ठीक है जी, ये मैंने इनकी टाइमिंग्स लिख ली कि कब कब ये अराइव होगी। 18 मिनट्स में रेड बस, पहली रेड बस आएगी, फिर नेक्स्ट जो है वो 36 मिनट्स में आएगी, 54 से। अब उसने कहा है कि वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों इकट्ठी आनी चाहिए। तो देखें, आफ्टर 72 मिनट्स ब्लू बस भी आएगी, आफ्टर 72 मिनट रेड बस भी आएगी, दोनों इकट्ठी आ गई हैं। तो दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें दोनों बसेस इकट्ठी आ रही हैं। Means after 72 minutes both bus will arrive together. Alright, ये मैंने अभी लिस्ट की है। बेसिकली हमने 18 और 24 का LCM लिया। हम लोगों ने ये क्या लिया है, 72 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि दोनों बसेस कब इकट्ठी आ रही। तो आफ्टर 72 मिनट्स बोथ बस विल अराइव टुगेदर। अब उसने टाइम हमें यहाँ बताया था कि 10:47 पे ये दोनों बसेस आई थी। अब इसके बाद कब आएंगी दोनों, तो हमने 72 को ऐड अप कर देना है 10:47 में, ताकि हमें पता चले कि इसके बाद कब आएंगे। सो 10:47, 72 मिनट्स को किस तरह हम करेंगे, मैं यहाँ पे मिनट्स में लिख देता हूँ 70। ठीक है, या ज्यादा इजी हम लोग कर ले, मुझे पता है 72 मिनट्स में 1 घंटा होता है और 12 मिनट होता है ना ये बात। देखें 60 मिनट्स बना देंगी 1 आवर, और अगर 72 में से 60 माइनस करूं तो आई विल गेट 12। इट मींस दैट 1 आवर एंड 12 मिनट्स। मैंने इसे मतलब अपनी ईज के लिए इस तरह लिख लिया, 1 आवर एंड 12 मिनट्स। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट एडिंग 72, मैं यहाँ पे 10:47 में 1 आवर एंड 12 मिनट्स ऐड अप कर देता हूँ। अब देखते हैं जी, 7 + 2 is 9, 4 + 1 is 5, 10 + 1 is 11। सो इसका मतलब है कि एट 11:59 both bus will arrive together। ठीक है जी, दिस वाज द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वर्ड प्रॉब्लम है, और ये कोर के पेपर में आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? सर 72 ऐड क्यों किया है? ताकि हमें नेक्स्ट टाइम का पता चले ना। देखो उसने 10:47 पे कहा कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस स्टेशन, मैं खड़ा हुआ था 10 बजकर मतलब 10:47 क्लॉक पे हो रहे थे, दोनों बस इकट्ठी आई। ठीक है, इकट्ठी आके चली गई। अब मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने बताना है कि नेक्स्ट मेरी घड़ी में कौन सा टाइम होगा कि दोनों बसेस इकट्ठी आ जाएं। ठीक है, फिर मैंने उनके मल्टीपल्स दिए कि मुझे पता है कि हर 18 मिनट बाद रेड बस आ रही है, तो हर 18 मिनट बाद इस तरह उसके मल्टीपल्स आएंगे कि 18 मिनट बाद आएगी, 36 मिनट्स, 54, 72। आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस स्टेशन, ये वो वाले टाइमिंग्स है कि 18 मिनट बाद एक बस आएगी रेड बस और वो चली जाएगी। फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ 36 मिनट्स, मतलब बिल्कुल बेस लाइन से जो जीरो मेरा टाइम था उससे 36 मिनट बाद दोबारा रेड आएगी, फिर 54 पे दोबारा रेड आएगी, 72 पे दोबारा रेड आएगी। मैं बस पे खड़ा हूँ, बेस लाइन से 24 मिनट्स बाद ग्रीन आई, ब्लू बस सॉरी, फिर उसके बाद 48 मिनट्स बाद आई, फिर 72 मिनट्स बाद। अब दोनों जो कितनी देर बाद आ रही हैं गति, 72 मिनट्स, आफ्टर 72 मिनट्स। तो इससे पहले 10:47 पे आई थी, तो नेक्स्ट कौन सा टाइम बनेगा इनका, तो डेफिनेटली मुझे 72 ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले अच्छा सही से। 11:59। ठीक है जी, बाकियों को भी क्लैरिटी है, चलें आगे। Okay. Now there is another word problem involving LCM. Clock A chimes every 6 hours and clock B chimes every 9 hours. Both clocks chime at 2 p.m. दोनों जो है वो like they rang at 2 a.m. At what time will the two clocks next time together? दोबारा ये किस तरह मतलब किस टाइम पे रिंगिंग करेंगे? तो क्या करेंगे जी, वही बिल्कुल जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना ये वाला, इसी तरह ये
देखिए ये हर 6 आवर्स में कटती है, मतलब इस पे आप ये समझे कि अलार्म बजता है एवरी 6 आवर। तो 6 आवर्स में मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, 12 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स, ये मतलब इतने टाइम में ये मतलब रिंगिंग करेगी। देन 30 and 36, 42, it's like so on. Now 9 है तो 9, 18, 27, 36 and so on. Okay, so both clock chime at 2 a.m. 2 बजे दोनों इकट्ठी मतलब उन पे अलार्म बजा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, देखिए हमने कॉमन मल्टीपल लेना है। वी आर हैविंग 18 एज अ कॉमन मल्टीपल and we are having 36 as a common multiple, लेकिन हमने नियरेस्ट देखना है, लीस्ट देखना है, बिकॉज बिल्कुल उसके बाद वाला नेक्स्ट टाइम चाहिए। तो 18 आवर्स, इसका मतलब है कि 18 घंटों बाद दोनों क्लॉक्स दोबारा चाइम करेंगे टुगेदर, ठीक है, 18 घंटों बाद। तो अभी 2 बजे उन्होंने इकट्ठी दे रैंक। नाउ नेक्स्ट कब वो करेंगी, तो आई नीड टू ऐड 18 आवर्स इनटू AM, ठीक है जी। 2 AM में 2 AM में मुझे 18 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो बड़ा इजी सा सिनेरियो है, 2 AM से अगर मैं 12 आवर्स ऐड करूं, मैं इसको जरा स्प्लिट कर रहा हूँ, 18 आवर्स को 12 आवर्स में और 6 आवर्स में, ठीक है। 18 को मैं लिख सकता हूँ ना 12 + 6, इसलिए क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे लिए एडिशन आसानी हो। 2 AM में अगर मैं 12 आवर्स ऐड करूँ, मतलब सुबह के 2 बज रहे थे, जो मतलब रात हम समझते हैं वो सुबह हो जाती है ना, तो सुबह के 2 बज रहे थे, उसमें अगर हम 12 आवर्स ऐड करेंगे तो दिन के 2 बज जाएंगे, 2 AM से 2 PM। ओके, 12 आवर्स मैंने ऐड कर लिए, कितने रह गए, 6 आवर्स। तो 2 में 6 फर्दर ऐड किया, तो दैट विल मेक 8 PM, ठीक है। 2 में 6 फर्दर ऐड किए तो 8 PM। इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे दोनों घड़ियां इकट्ठी अलार्म बजाया उन्होंने, तो नेक्स्ट कब बजाएंगी वो, 8 PM। शाम के 8 बजे दोनों घड़ियां इकट्ठी अलार्म बजाएं, ठीक है, समझ आ गई। सो यू कैन डू इट बाय लिस्टिंग मेथड, और यू कैन इवन डू इट बाय द LCM मेथड। आप दोनों के LCM ले लें, 6 and 9, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are, ये 2 ऐसे रहेगा, 2 1s are, तो आप देखें 3 3s are 9 and 9 2s are 18, तो you'll get direct LCM। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था सारा कि क्या होता है बेसिकली। लास्ट टाइम भी रिदा वाज आस्किंग कि कब हमें पता चलेगा कि LCM लेना है, कब हमें पता चलेगा HCF लेना है। तो वो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ, जब HCF के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, तो हमें बिल्कुल उनमें डिफरेंस नजर आ जाएगा कि किस तरीके से LCM वाले नंबर सॉर्ट आउट होते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं, और HCF वाले कैसे होते हैं। बट द थिंग इज अभी 50% आपको कॉन्सेप्ट मतलब ग्रैब कर लेना चाहिए कि जब भी कोई चीज इकट्ठी आने की वो बात करें, टुगेदर लाइक दिस वर्ड, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बेसिक थिंग कि आपको पता चल जाएगा कि कॉमन मल्टीपल लेना है मैंने, और फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक आपको टाइम दे देगा, नेक्स्ट पूछेगा कि क्या करना है। मतलब 50% अभी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जब HCF पे करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि HCF में कितना डिफरेंस है इन प्रॉब्लम्स में। तो मतलब फर्क बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, पूरी हेडिंग दी हुई है दैट इट इज LCM वर्ड प्रॉब्लम। तो अगर मैं नीचे, मेरा माइंड वैसे ही समझ लेता है कि यार इसमें तो LCM ही लेना है, लेकिन जब कोई चीज नहीं लिखी हुई होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वहां आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि HCF कहाँ लेना है और LCM कहाँ लेना है। बट एनीवेज, ये अभी HCF के आएंगे तो वहां पढ़ेंगे, तो फिर उसमें जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये भी हमारा मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड में आया। ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू फैक्टर्स। हमने मल्टीपल्स डिटेल में कर लिए, एक चीज रह गई है बस एक्सटेंडेड पोर्शन की, LCM विद प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको अभी हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। ओके, फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं जी? अ फैक्टर ऑफ अ होल नंबर डिवाइड्स इनटू इट विदाउट अ रिमाइंडर। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 12। अब 12 का हर वो होल नंबर इसका फैक्टर बन जाएगा
जिससे मैं 12 को डिवाइड करूँ रिमाइंडर 0 आ जाए. Like the very first number I'm choosing is 2. So 2 6 are 12, the remainder is 0. So इसका मतलब है कि 2 is a factor of 12. Okay. Next I can choose 4. So 4 3s are 12. मैं और भी choose कर सकता हूँ. I can choose 3, I can choose 6. But I'm just giving you an example. कि factors क्या होते हैं. So 4 is a factor of 12. ठीक है. अब फैक्टर्स को लिखते कैसे हैं, प्रॉपर इनलिस्टिंग करनी है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसका भी एक तरीका कार है. अच्छा, ये दो छोटे छोटे रूल्स हैं, अक्सर उसमें क्या आपका एक्सटेंडेड में क्वेश्चन आते हैं. वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. डेफिनेटली वन इज अ फैक्टर ऑफ, कोई भी नंबर है वो वन से तो पूरा पूरा डिवाइड होता है. और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद भी अपना फैक्टर होगा. लाइक जिसमें 12 है तो 12 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 12 वन से 12, रिमाइंडर 0. So एक तो बात ये कि 1 is a factor of 12 of every number, and वो जो नंबर इटसेल्फ है वो भी हमेशा उसका फैक्टर होता है. अगर आपको याद हो, हमने प्राइम नंबर्स में काफी डिटेल में ये चीज पढ़ी कि प्राइम नंबर होते ही वो हैं जिनके दो फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा वो खुद, बस इसके अलावा कोई. ओके, नाउ कम टू दिस स्किल, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40. अब 40 का डेफिनेटली काइंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, कम फैक्टर्स नहीं होंगे. तो हम लोगों ने किस तरह लिखना होता है ताकि कोई चीज मिस ना हो, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, सही प्रॉपर फॉर्मेट. तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद 1. 1 हाउ मच ऑफ 40, 1 40s ऑफ 40. ओके, मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा एंड आई जस्ट पुट अ कॉमा हियर. गॉट इट. 1 40s ऑफ 40. So both of these are factors of 40. Now come after 1, what number will come? Definitely 2. 2 भी divide करते हैं 40 को. 2 how much of 40? 2 20s of 40. Now ये दोनों भी इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. 3 से ये डिवाइड नहीं होगा. कोई मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट बता सकता है जल्दी जल्दी, मुझे कैसे पता चला कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा? डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला बताना है. Anyone? Without the use of calculator, without table भी मैं कैलकुलेट करता पढ़ता रहूं तो उसके अलावा हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट्स पढ़े थे. 3 के टेबल का क्या इसके आगे 0 है. नो नो नो, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ और था. जिसके आगे 0 वो 5 का होता है. लाइक 5 में सॉरी 10 का होता है. 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बन जाता है. 5 का भी बनता है लेकिन उसके आखिर में 5 भी हो तो तब भी होता है. 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था. दोनों को ऐड करके और नंबर नहीं बनता. या आप इस काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा आप ठीक है, थोड़ा सा गलत है. दोनों को ऐड करके एक नंबर बनता है. वो ऑड नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए. वेरी गुड, यहाँ तक तो आपको याद है. वी नीड टू ऐड इवन लाइक, होना चाहिए. नो 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 नो, इवन भी नहीं होना चाहिए. नहीं फिर 4 + 0 ऐड कर दिया तो आंसर इज 4. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है. 4 + 0, जल्दी से सोचें ये 4 हमें क्या बताएगा. एनीवन इन द क्लास? देखें, दोनों को ऐड करें, यू विल गेट अ नंबर. उस नंबर को चेक करें कि वो डिवाइडेड बाय 3 है कि नहीं है. तो 4 डिवाइड होता है 3 पे पूरा पूरा? नो. तो इसका मतलब है 40 भी नहीं होगा. ठीक है जी, वेरी गुड. जिसने आंसर दिया, मुझे आप लोगों की आवाजें मिक्स होती हैं. आई डोंट नो इट्स अरफा और कौन थी ये जिसने आंसर दिया? अरफा. अरफा, वेरी गुड, एक्सेलेंट. मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा तो याद ही था एटलीस्ट. तो आगे अब ये याद ही रहना चाहिए तुम्हें. ठीक है, दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा उसको फिर मैंने डिवाइडेड बाय 3 करना है और फिर चेक करना है कि वाकई वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं. ओके, 3 से तो ये नहीं जा रहा. 4 से बिल्कुल जाएगा. 4 10s 40. ओके, 5 से चेक करें, 5 से भी जाएगा. 5 8s 40. 6 से जाता है जी? नहीं जाता. 7 से नहीं जाता. 7 के बाद देखिए हमारे पास 8 आएगा. 8 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ. बस बात खत्म हो गई. ये पूरे फैक्टर्स की लिस्ट बन गई 40. सो a number 40 is having 1 2 3 4 5 6 7 and 8 factors.
और वो 8 फैक्टर्स ये लिखे हैं 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ये आप लोगों ने जरा नोट डाउन कर ली है, बल्कि मैं होमवर्क में जो वो होगा ना वो उसमें मैं आपको लिख के दूंगा। कुछ बड़े नंबर्स आएंगे आप लोगों ने, यू कैन यूज कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट कोई नंबर मिस ना हो, ठीक है? लाइक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आपके हो। आज आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह वो शीट, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तस्बीहा विल आंसर मी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर? ओके, मैं इसको काट रहा हूँ। What is the smallest factor of any number? तस्बीहा will answer. सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर, 1, excellent, very good. 1 is the smallest factor of any number. Okay जी, now Rida will answer the next one. And the largest factor. Rida, largest factor क्या होगा किसी भी नंबर का? Sir, the number itself. The number itself, very good. ठीक है जी, तो ये चीजें थोड़ी बहुत जरा ओके। नाउ पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग नंबर्स फ्रॉम 55 to 85, okay, we can use number from 55 to 85. Write down a factor of 120. अब मैं सिर्फ नंबर वो चूज 60. 60, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अभी वही एक्सप्लेन करता, आई कैन चूज ओनली दोज नंबर्स व्हिच लाई बिटवीन 55 and 85, ठीक है? तो बड़ा ऑब्वियस है जो ज़ारा ने चेक किया है कि लाइक 60 इज द मल्टीपल ऑफ 120। सो अगर किसी को डायरेक्ट ये नहीं समझ आ रही, आई मीन लाइक नंबर रिकॉल नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम इन दैट, कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं किस तरह बच्चे चूज कर लेते हैं 60 का, किस तरह पता चलेगा। नो प्रॉब्लम इन दैट, यू जस्ट हैव टू लिस्ट द फैक्टर्स, ठीक है? कोई मसला नहीं है। 1 और 120 थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना। फिर आपके पास आ जाएगा 2 into 60, जो ही 60 आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 60 इज लाइंग बिटवीन 55 and 85, तो आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अक्सर वो आपको लिमिट कर देगा कि आप कुछ सर्टेन रीजन है वो वाले नंबर चूज कर सकते हैं और उनमें फैक्टर्स होते हैं। Okay, now you're having a question here. You, from the list above, write down a factor of 8. Okay, Ryan will answer. Ryan, आवाज आ रही है? आपने मुझे कोई भी 8 का फैक्टर बीच में से निकाल के बताना है इन सारी लिस्ट में से। जी रायान। सर 28। 28 यार, तुम मल्टीपल्स सॉर्ट आउट कर रहे हो। मैंने अभी पीछे रिदा और उससे पूछा था कि जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है ना किसी भी नंबर का, वो इटसेल्फ होता है, मतलब 8 से बड़ा तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ 8 से बड़ा मतलब 8 से छोटा सिर्फ एक ही नंबर है, विच इज 4। थोड़ा समझ आया? 4 यस विल बी सर। द फैक्टर। तुम जो आंसर कर रहे हो ना वो मल्टीपल कर रहे हो 8, बल्कि मल्टीपल 8 का तो ये भी नहीं हो सकता। 8 का मल्टीपल 28 भी नहीं होगा। 8 का मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे 32 हो सकता है। एनीवेज, ये जो इस नंबर देखो, जब भी वो फैक्टर की बात करेगा तो आपने इस नंबर से छोटा नंबर ही ढूंढना है, करेक्ट? या तो ये नंबर खुद हो या इससे छोटा हो। और अगर इस नंबर से बड़ी आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो लाजमी ज़हन में रखना कि मैं मल्टीपल ढूंढ रहा हूँ, नॉट फाइंडिंग आउट द फैक्टर। ओके, सो 28 is even not the multiple of 8, 32 is okay. Anyways, I hope the things are clear here, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Going to the next slide. किसी को कोई इशू है तो you can stop me and you can ask for explanation. Okay. 1 and 12 are factors of 12. Okay, so दो factors दिए हैं। Write down all the other factors of 12. जी अरफा, दो factors उसे हमें बता दें 1 and 12 वाले। वो कह रहे कि बाकी फैक्टर्स बताएं 12 के कौन से हो। आपने मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बताने से ही प्रॉपर, छोटे से बड़ा। एक जगह पर 1 लिखें और एंड पे 12 लिखें। ओके, मैं आंसर में नहीं ये काम लिख रहा, मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट 1 और 12 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट 2 2
3, 2 3, okay, 2 एक सेकंड 6 are और yeah, 2 3 2 6 और okay, 3 are 3 4s are और 4 3s are. बस खत्म. okay. तो यहाँ क्या लिखना है मैंने आंसर? 1 2 3 4 6 12. नहीं, 1 और 12 नहीं लिखना, वो तो उसने बताया मैंने. हाँ मतलब 2 3 4 6 सारे Yes. मतलब जो उसके अलावा है. Yes, 2 3 4 6, ठीक है जी, still get 1. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी मुझे याद आई है. वेरी गुड अरफा. 16 के हमने फैक्टर्स लिखने होते हैं ना, तो मैं लिखूंगा 1 into 16, 2 into 8, 3 से तो ये जाता नहीं है, 4 से जाएगा तो 4 into 4 is a 16 होता है ना. सो नेवर रिपीट 4, ठीक है. डू नॉट राइट 4 2 times. 4 एक दफा ही लिखा जाए. ऑलराइट. सो द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 and 16. ये भी याद रखिए. डबल टाइम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है. फैक्टर इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सिंगल नंबर. Okay, G, I'm going to the next one. Find the highest odd number. हमें लिमिट कर दिया उसने. एक तो पहली बात है odd number होना चाहिए और highest हो. Okay, that is a factor of 60 and a factor of 90. Okay, we need to find the highest odd number जो 60 का भी factor हो और 90 का भी factor हो, means common factor हो. तो हम थोड़ा जरा लंबा मेथड कर लेते हैं. अभी HCF हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे. देखिए 60 के मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ और फिर 90 के लिख रहा हूँ. 1 into 60. I know that this is like 1 mark question. आपको डायरेक्ट आंसर करना चाहिए, बट जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी सारा कुछ में, ताकि इसमें 2 कितने से 30 सा, 3 20 सा, 4 15 सा, ओके 5 पे जाता है, 5 12 सा, 6 10 सा, 7 पे नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे भी नहीं जाता. ओके, नेक्स्ट हमने 90 के लिखते हैं. 1 90 सा, 2 45 सा, 3 30 सा, ओके 4 1 सा, 2 4 2 सा, 8 नहीं जाता, 5 5 5 1 सा, 5 4 carry, 5 8 सा 40. ओके, now 6 पे जाता है, 6 1 सा 6 and 6 5 सा 30. Okay, now 7 पे भी नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे जाएगा, 9 into 10. Okay, that's it. Now, can anyone tell me what is like the highest odd number, which is like the common factor of 60 and 90? जल्दी जल्दी बताएं. जी ज़ारा, आपको कौन सा नंबर? 30 is an odd number. Come on. 45. 45. 45 is an odd number, but मुझे सिर्फ 90 में नजर आ रहा है. I hope मैं सही तरह देख सक रहा हूँ. Yes, sir. जी 45 is a wrong answer because it's not the common factor. यार पहले कॉमन निकाल लेते हैं. 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, लेकिन मुझे हाईएस्ट चाहिए. मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ. 6 भी कॉमन है लेकिन इवन नंबर है, कोई मेरे इसके साथ लिंक नहीं है. 10 भी कॉमन है, इवन नंबर है, लिंक नहीं है. 15. या इट इज 50. देखिए 15 इज एन ऑड नंबर एंड इससे बड़ा जो कॉमन फैक्टर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा. जो एक मिनट, यहाँ पे ये हमारा एक बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है. बट द थिंग इज 30 इज इवन. ओके, ये आंसर जल्दी जल्दी में नहीं दे देना, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग गलत कर देते हैं. सो 15 इज द आंसर. ये ऑड भी है और हाईएस्ट फैक्टर भी है, कॉमन फैक्टर, मतलब ऑड हाईएस्ट वो कॉमन फैक्टर है. अगर मैं जर्नल कहूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जी, कोई ऑड शॉर्ट की मेरी कंपल्शन नहीं है. व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जी, एनीवन? किसी को नहीं पता? सी 30 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
30 से बड़ा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। सो HCF विल बी 30, और अगर ऑड HCF हमने निकालना है कि ऑडली HCF हो, मतलब वो नंबर जो ऑड हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास 50। ठीक है जी, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, आई मीन लाइक लेस देन 1 मिनट सॉल्व होने चाहिए, लेकिन अभी चले हमारी इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे तरीके से करेंगे जी। ये एक्सटेंडेड का क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। 1, 2, 3, 5 and 7 are all common factors of two numbers। ठीक है जी, ये जो 5 नंबर बताएं उन्होंने कहा है कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं दो नंबर्स के, कोई भी दो नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर का मतलब है कि 10 हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दूसरा 225 हो सकता है। राइट द डिजिट दैट द टू नंबर्स मस्ट एंड इन। हमें डिजिट लिखना है जो दो नंबर्स जिस पे खत्म हो रहे। राइट डाउन द डिजिट, एक डिजिट लिखना है दैट द टू नंबर्स मस्ट एंड इन। ओके, अब मसला ये कि मुझे ये सारी चीज बता रही होगी। देखें, दोनों नंबर की ये कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है, इससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। अगर दोनों नंबर में 2 कॉमन है ना, दोनों के 2 कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर खत्म होने चाहिए 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8। अगर कोई भी दो नंबर है और उसका 2 कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर हर सूरत इन 5 नंबर्स पे खत्म होने चाहिए। ठीक है, 2 मुझे ये बता। ओके, अपार्ट फ्रॉम 2 उसने कहा है कि 3 भी मतलब उनका कॉमन फैक्टर है। तो 3 अगर कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 भी आ सकता है। देखें, 30 3 पे डिवाइड होता है ना, तो डेफिनेटली 3 फैक्टर हो सकता है, तो 0 की ज्यादा चांसेस हो गए। ठीक है, इट कैन बी 2 एज वेल। लेकिन 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, हो सकता है ना, तो 2 भी एंडिंग हो रही है, बिल्कुल हो सकता है, 2 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। 4 भी डेफिनेटली इन सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। 3 से ज्यादा अच्छी एनालिसिस है 5 को हम चेक कर लें बस, 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 और 5 ही हमें बता देगा सारा कुछ। देखें, 5 भी एंडिंग हो रही है, ये जो दो नंबर्स हैं ये 5 के भी फैक्टर्स हैं। अब हम लोग लिमिट हो गए, 5 के फैक्टर्स सिर्फ वो नंबर हो सकते हैं जो सिर्फ 0 पे एंड हो या फिर 5 पे एंड हो। तो 5 तो इस लिस्ट में है ही नहीं अकॉर्डिंग टू द 2 जो हमने लिस्ट बताई है, तो 5 तो हो ही नॉट रिकमेंड किया। द ओनली डिजिट which is like common in all of the circumstances is 0। इसका मतलब है कि अगर इन सारों को उस नंबर के फैक्टर होने चाहिए तो वो नंबर हर सूरत 0 पे खत्म हो। ठीक है, तभी कंडीशन बनेगी कि वो ये जो सारे नंबर्स हैं उस नंबर के फैक्टर्स हैं। बात समझ आइए कुछ? जनरल आपने टेस्ट देखना है ना कि मतलब 5 आपको बहुत अच्छा लिमिट बता देगा। 5 सिर्फ डिवाइड करता है दो नंबर्स को, जो नंबर्स जिनके आखिर में 0 आ रहा हो या जिनके आखिर में 5 आ रहा हो, तभी डिवाइड करेगा फुली, तभी फैक्टर बन सकता है। ठीक है, तो 5 से हमें पता चल गया 0 या 5 हो सकता है। 5 तो किसी सूरत हम लिस्ट का हिस्सा ही नहीं बना सकते क्योंकि 2 भी उन नंबर्स के फैक्टर्स हैं। तो अगर 5 को हिस्सा बनाया तो 5 तो मतलब 2 पे डिवाइड ही नहीं करता, मतलब लाइक 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 2 इज लाइक नथिंग, लाइक डेसिमल्स में आ रहा है, तो वो तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो 0 के ही चांसेस हैं। देखें 7 के टेबल में भी 0 आता है, लाइक यू कैन से 70 आता है ना, 70 कैन बी डिवाइडेड बाय 5, है ना, तो बिल्कुल जस्टिफाई है, और इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, so 0 is the is the digit which that two numbers must end in। correct, I hope चीजें समझ आ गई होंगी। I'm going to the next one. Now HCF, इसी की अभी हम बात कर रहे थे। H का मतलब है हाईएस्ट,
इसको यूएस की स्ट्रीम में ग्रेटेस्ट भी कहते हैं, GCF वहाँ लिखा होता है, एनीवेज हम लोग HCF कहते हैं। हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, सॉरी गलत टाइपिंग है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके जो पीछे हमने पढ़ा था वो था LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमें छोटी मल्टीपल बताता है और ये हमें बड़े से बड़ा फैक्टर बताता है, ठीक है, HCF। ओके ना, जो पास पेपर में क्वेश्चंस हैं वो किस तरह आते हैं, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 126 एंड 180। ओके, इसका भी वही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है LCM में से, 126 एंड 180। ये क्या मेथड किस तरह हम लोग करते हैं, we will choose only that number जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, हम वो नंबर चूज करेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करे। हम वो नंबर को चूज कर ही नहीं सकते जो इन दोनों को डिवाइड ना कर रहा हो या किसी एक को कर रहा हो, ठीक है। तो आई एम चूजिंग 2, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 2 9 are 18 और 0। ओके, नाउ मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ 2 चूज कर लिया तो 2 तो 90 को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट HCF में ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने वही नंबर चूज करना है जो दोनों को डिवाइड करे। ओके, so I cannot choose 2 here now. Which number I will choose? I will choose 3. Okay, दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से। 3 2s are 6 and 3 1s are 3. 3 3s are 9 and a 0. Okay, now again a 3. 3 7s are 21 and 3 10s are 30. Now I cannot choose any number, just 7 को 10 को इकट्ठा डिवाइड कर ले। So that's it. LCM मेरा यहाँ खत्म हो गया और वही मेथड होगा HCF. HCF will be 2 into 3 into 3. Okay, so 2 3s are 6 and 6 3s are 18. 18 will be my HCF. ठीक है जी, समझ आ गई? ये तरीका कार था हमारा HCF लेने का। ओके, ये थोड़ा जरा फैक्टर्स वाली चीज, बड़ा इजी सा वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लेते हैं। A party of 20 peoples are getting into taxis. ओके जी, वो टैक्सीज में बैठ रही हैं। Each taxi holds the number of passengers. मतलब उसने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि टैक्सी जो है वो 2 बंदे लेके जा सकती है, कैपेसिटी है 4 की है, 6 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है। मतलब टैक्सी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। उसने कहा जी सिर्फ टैक्सी सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स होल्ड करे। मतलब मैं 50 टैक्सियां भी मंगवा सकता हूँ और उनमें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 बंदे, तो आई कैन कॉल 50 टैक्सीज जिसमें मैं एक एक बंदा बैठा के भिजवा सकता हूँ। सिर्फ कंपल्शन ये है कि सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स बैठने चाहिए, ठीक है। इफ ऑल द टैक्सीज फिल अप, सारी टैक्सीज फिल अप हो चुकी हैं किसी भी कैपेसिटी की, हाउ मेनी पीपल कुड बी इन ईच टैक्सी। हमने बताना है कि मतलब क्या पॉसिबल आउटकम है, कितने बंदे हो सकते हैं हर टैक्सी में। देखें, मैं एक एक बंदे को भी भिजवा सकता हूँ, टैक्सी में भिजवा सकता हूँ ना, मैं 20 टैक्सी मंगवा लेता हूँ और वहां पे एक एक बंदा सेटल हो और चला जाए। हर टैक्सी में सेम नंबर है पैसेंजर के, हर टैक्सी में एक एक बंदा है बैठा हुआ। इसके अलावा कौन सा मैं बुलवा सकता हूँ जी, एनीवन? कोई आप एग्जांपल दें। मैंने तो 1 की दी है। कंपल्शन ये है कि एक नंबर ही बैठे हो हर टैक्सी में। जल्दी जल्दी से बताएं, टाइम कम है हमारे पास। सर 4। 4, वेरी गुड। हर टैक्सी में मैं 4 बंदे भी बिठा सकता हूँ। देखें, अगर 4 बंदे बिठाऊंगा तो 5 टैक्सियां मुझे बुलवानी पड़ेंगी और 20 बंदे चले जाएंगे। जी, आप कोई और आंसर दे जी, इसके अलावा कौन सा नंबर हो सकता है? हरी अप, हरी अप। सर एक के अंदर 10 बंदे बिठा सकते हैं? बिल्कुल बिठा सकते हैं जी, एक्सीलेंट। सो आई कैन कॉल 2 टैक्सीज जिनमें 10 बंदे में एडजस्ट करूँ। इसके अलावा सर 5 हो सकता 5 भी हो सकते हैं, वेरी गुड। 5 5 5 5, तो 4 टैक्सी मुझे बुलानी पड़ेंगी और हर टैक्सी में इक्वल नंबर 4 है। सो बेसिकली ये सारे नंबर्स कौन से आ रहे हैं? जी जी, एनीवन एल्स?
सर एक टैक्सी में 20 बिठा सकते हैं? बिल्कुल बिठा सकते, फिर मसला ये है कि एक ही टैक्सी आएगी फिर उसमें, बिल्कुल बिठा सकते हैं जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर 2 लोग। 2 लोग भी बिठा सकते हैं जी, एक्सेल। सो जल्दी जल्दी से हम इसे रैप अप करते हैं। बेसिकली ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं 20 के। जल्दी से मैं लिखता हूँ, जरा देखिए, 1 20 2 10 4 5, तो ये सारे हमने वही लिखे हैं ना, तो ये फैक्टर की तरफ हमें लेके जा रहा है। एनीवेज ओके, कल इंशाल्लाह हम लोग HCF को जरा अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। Yesterday we did this question, word problem of factors. Today we have to go for the word problems of HCFs. देखते हैं कि क्या scenario होता है। Simon has 2 lengths of rope. One piece is 72 meters long and the other is 90 meters long. He wants to cut both lengths of rope into longest pieces of equal length possible. How long should the pieces be? Okay भी जी, साइमन के पास 2 हैं रोप्स। एक रोप है 72 मीटर की, देखते हैं यहाँ पे ताकि मुझे क्लैरिटी हो क्या हो। One rope is of 72 meters, तो ये 72 meters की रोप है, ठीक है। And the other is of 90 meter, तो दूसरी है जी 90 meters की, इससे थोड़ा सा बड़ा। Okay, he want to cut both length of rope into longest pieces of equal length possible. अब वो कह रहे हैं कि मैं इन दोनों रोप्स को कट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कट करना चाहता हूँ कि एक तो पहली बात है जो कट करूँ लॉन्गेस्ट लेंथ हो, और दूसरी बात कि इक्वल लेंथ। मतलब अगर मैं ये कट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये इक्वल लेंथ हो, सेम इज द केस यही लेंथ यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। सारी रोप भी यूटिलाइज हो जाए, इक्वल लेंथ भी हो, और लॉन्गेस्ट इक्वल लेंथ। ठीक है जी, आई होप थोड़ा समझ आया हो कि दोनों रोप्स को मैंने ऐसे काटने कि इक्वल लेंथ हो और लॉन्गेस्ट इक्वल लेंथ। So for that, what I need to do, I need to take HCF. I need to basically take the factor ना। फैक्टर वो चीज होती है जो इनको डिवाइड करे, और डिवाइड भी करे लाइक इक्वल पीसेस में। हाईएस्ट का मतलब है कि मुझे लॉन्गेस्ट मिल जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो मैं दोनों का फैक्टर लेता हूँ, दैट इज 72 and 90, so 236 45, और 3 से हो जाएगा 312 3 1 5 3 4 12 3 5 15, that's it। HCF में इधर तक ही मैं जा सकता हूँ, so 2 3s are 6 and 6 3s are 18। I think so मैंने कोई कैलकुलेशन एरर ना किया हो। 45 3 1 2 1 15 3 5, yeah okay। Now अब इन्हें इसने जो साइमन है, इसने 18 मीटर की जो पीसेस है ना वो काटने, ठीक है। 18 मीटर के पीसेस काटने हैं, तो इक्वल लेंथ के भी कट जाएंगे और ये लॉन्गेस्ट इक्वल लेंथ भी होगा। मीन 72 को अगर ये पूरा 72 है तो मैं 18 काटूंगा, फिर 18 काटूंगा, फिर 18 काटूंगा, 8 4 से 30, और फिर 18 18 18 18 एंड 18, ठीक है। तो ये 72 मीटर की फुल जो लेंथ है वो 18 इक्वल मतलब पीसेस ऑफ लेंथ्स में डिवाइड हुई है। 4 लेंथ्स हमें मिले हैं लेकिन चारों के चार 18 है। सेम इज द केस विद 90 एज वेल, उसमें 5 पीसेस बनेंगे हमारे पास 18 के, 18 18 18 18 एंड 18। इसको आप जरा इग्नोर करें, ये पूरी 90 की लेंथ है, तो 18 18 के 5 पीसेस बनेंगे, ठीक है। So Simon can cut 18 meters from both of the length। पहली बात है कि कोई उसके पास बचेगा नहीं, दूसरी बात है कि हाईएस्ट लेंथ उसे मिलेगी स्मॉल स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो ये स्टडी होता है जहाँ पे हमने HCF यूज करना होता है।
एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैंने एक और स्लाइड रखी है जिसमें हमें पता चले कि कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ एचसीएफ लेना है, तो हमें पता चल जाएगा। आई होप समझ आई हो सारों को। ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी हो जाए। Miss Shenzis has 40 canvases and 100 tube of paint to give to the students in her art room. Okay. She has like 40 canvases and 100 tubes. What is the largest number of students she can have if she gives each student an equal number of canvases and an equal number of tube of paint? अच्छा, अब हमने बताना है कि कितने मैक्सिमम बच्चे वो मतलब चूज कर सकती है जिनको वो इक्वल नंबर ऑफ कैनवसेस दे और इक्वल नंबर ऑफ पेंट ट्यूब्स दे। ठीक है, she need to distribute these canvases and tubes, but ये ना हो कि एक के पास 2 canvases हो, एक के पास 3 हो, एक के पास 4 हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जानी चाहिए। she can choose as many students as she wants, but there is a compulsion that the distribution of canvases and the tube should be equal. अगर एक बच्चे के पास 2 canvases है तो सारों जितने चूज किए उसके पास 2 ही होने चाहिए। एंड इसके साथ जुड़ी हुई एक और कंडीशन है कि अगर एक बच्चे के पास 10 ट्यूब्स हैं तो सारों के पास 10 ट्यूब्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ कैनवसेस हो एंड इक्वल नंबर ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, सो फॉर दैट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल नंबर में, तो आई विल टेक एचसीएफ। एचसीएफ क्या बनेगा 40 और 100 का, वी कैन चूज 10 स्ट्रेट अवे, आसानी हो जाएगी। 4 and 10 10s are 100. Now we can choose 2. So 2 2s are 4 and 2 5s are 10. ठीक है जी, सो हमारे पास क्या बनेगा जी नंबर्स, 10 into 2 that is 20. So 20 maximum students she can have, maximum students she can have जिसको वो कैनवसेस और ट्यूब्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब देखें, अगर कैनवसेस को देखें तो कैनवसेस में क्या हमारे पास आ रहा है कि अगर मेरे पास 40 कैनवसेस हैं और 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे के पास कितने कैनवसेस होंगे, 2 2 पर स्टूडेंट। ये कैनवसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ कम टू ट्यूब्स, ट्यूब्स की भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास 100 ट्यूब्स हैं, 100 ट्यूब्स हैं और मेरे पास 20 बच्चे, तो हर बच्चे के पास कितनी ट्यूब्स होंगी। सो आई कैन स्ट्रेट अवे डिवाइड 100 with 20 to get the answer like 5. So every student will get 5 tubes and 2 canvases. ठीक है, she can maximum accommodate 20 student in her class. Every student will have equal number of canvases like 2. हर बच्चे के पास 2 canvases होंगे। And the second thing is every student will have 5 tubes and सारों के पास 5 tubes ही होंगी, किसी के पास 6 या 4 नहीं है। ठीक है जी, so whenever we are having the distribution thing, डिस्ट्रीब्यूट करना हो इक्वली या किसी चीज को डिवाइड करना हो इक्वल पार्ट्स में, तो वी विल शिफ्ट टू एचसीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। वहां पे फैक्टर्स यूज होते हैं। एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग लाइक कोई इवेंट रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जिस तरह एक बस आ रही थी इतने टाइम में, दूसरी बस आ रही थी, अब हमें बताएं कि जी अगला टाइम दोनों कब इकट्ठी रिपीट होंगी, कब इकट्ठी आएंगी, then we have to go for the multiple, for the common multiple, और हम लोग को lowest रखते हैं। ठीक है जी, I hope you people understood all of these things. सर Yeah. सर हमारे पास जो 20 आंसर आया था एचसीएफ का, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमने कैसे किया कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे? देखिए, HCF लिया ना मैंने ताकि मुझे पता चले कि इक्वल नंबर ऑफ 40 एंड इक्वल नंबर ऑफ 100 मैं कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ।
अभी जो HCF मेरे पास आया 10 into 2, ये स्टूडेंट्स आपको बताएगा कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ये जो स्टफ है आपके पास, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स में नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स 20, 20 बच्चों में आप ये दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वली। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि 10 into 2 करेंगे, यस सर। 10 into 2 करेंगे 20, 20 is the maximum students। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि देखो हर स्टूडेंट के पास 2 कैनवसेस जाएंगे और हर स्टूडेंट के पास 5 ट्यूब्स जाएंगे। 100 की 100 ट्यूब अकोमोडेट हो गई, 40 की 40 कैनवसेस अकोमोडेट हो गई, और मैक्सिमम स्टूडेंट भी हमारे पास पता चल गए कितने। ठीक है, सर यस। चलो थोड़ा बहुत समझ आ गया। अच्छा ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, या इस स्लाइड पे देखिए, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एलसीएम यूजुअली इंक्लूड रिपीटिंग इवेंट्स। ठीक है जी, थोड़ा सा अगर हम लोग रिकैप करें तो ये मैं ये देखें, ये जो कल हम लोगों ने एलसीएम की थी, अब ये देखें इवेंट्स रिपीट हो रहे, रेड और ब्लू बस इकट्ठी आए, दैट इज लाइक अ रिपीटिंग इवेंट, रेड बस भी आती जा रही है, ब्लू भी आती जा रही है। तो एलसीएम में मोस्टली वो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें रिपीटिंग इवेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह ये था क्लॉक ए chimes every 6 hours and clock B chimes every 9 hours. Now this is a repetition. Every 6 hour, one thing is chiming. Every 9 hour, the other clock is chiming. So repetition वाला चक्कर चल रहा है जहाँ पे हम लोगों ने multiples लेने, least common multiples. But apart from LCMs, जो HCF के होंगे वो क्या होंगे? Problem involving HCF usually involve splitting things. किसी चीज को distribute करना हो equal parts में, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में, इक्वल स्मॉलर पीसेस में, तब हम लोग HCF यूज करते हैं। अरेंजिंग थिंग्स इन इक्वल ग्रुप्स और रोज, तब हम लोग HCF यूज करते हैं। मतलब यही जिस तरह अभी हम लोगों ने स्प्लिटिंग थिंग इनटू स्मॉलर पीसेस किया है, इसी तरह जब अरेंजमेंट आ जाती है किसी भी चीज की, कि ऐसे बंदे बिठाने के वो इक्वली बैठे, ठीक है, वी आर हैविंग लाइक, हमें पता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गेस्ट वी आर हैविंग एंड वी नो दैट हाउ मेनी टेबल्स वी हैव एंड हाउ मेनी चेयर्स वी हैव, so we will use HCF in that method to distribute the people like equally। ठीक है, तो in splitting thing and in arranging thing equal groups and groups, वहां पे हमारा HCF यूज होता है। HCF के वैसे पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस, आई मीन द वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक ना होने के बराबर, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये मैंने कोर एंड एक्सटेंडेड के बुक से 2 क्वेश्चंस उठाए एंड आई होप मेरे पास कोई प्रैक्टिस सिनेरियो में हो जाए, ताकि मैं शाम को जो मैं क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट के लिए भेजूंगा, दैट विल बी लाइक बोथ यू नो मिक्स होंगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एलसीएम इसमें यूज करें या एचसीएफ यूज करें, मैं मिक्स भेजूंगा, वहां से आपने खुद सॉर्ट आउट करना है कहाँ आई हैव टू अप्लाई एचसीएम एंड कहाँ आई हैव टू अप्लाई एचसीएफ, ताकि थोड़ी बहुत क्लैरिटी होना शुरू हो जाए। 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are shifting to prime factorization. ये इसका क्वेश्चन लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक पैक्ड क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा आता है, 2 मार्क्स का आ जाएगा, 1 मार्क का कोर में भी और एक्सटेंडेड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? मैंने इसके फैक्टर्स बनाने, आई नीड टू स्प्लिट 72 in its factor, but the condition is the factors must be prime. अब ये कैसे करते हैं? It's kind of like a very difficult task अगर मैं randomly उठाना शुरू कर दूं। So for that we are having a particular method, a long division method, but इस long division method में we can only choose prime numbers because हमने prime factors generate करने, ठीक है? We will put 72 in the long division method, but we will only choose prime numbers here. Mind this thing, do not choose 4. 4 is not a prime number. Same is the case, do not choose 6 here to divide directly. Do not choose 10. These are not prime numbers. We need to only choose prime numbers. So the even prime number, the only even prime number which we have is 2. ठीक है, तो हम 2 से start करेंगे।
तो 2 से करेंगे तो 236, अगेन आई कैन चूज 218, again I can choose 2 nines. Now the next is I need to choose another prime factor, which is 3. Okay, 3 is also a prime number. So I choose square second 3, 3 is a 9 and 3, 1 is a 3. Now the next thing is very important. 72 के prime factors होंगे 2 times 2 times 2 times 3 times 3. These are all the prime factors of 72. Got it? नेक्स्ट हमारे पास वो अक्सर कह देता है कि इंडेक्स नोटेशन में लिखें आप. इंडेक्स नोटेशन. व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन? इंडेक्स का मतलब होता है पावर के फॉर्मेट. इनकी पावर्स बिल्कुल सिंपलीफाइड. तो उसमें हमें क्या करना होता है? अब देखिए 2 है ना, वी नीड टू काउंट हाउ मेनी 2s वी आर हैविंग. लाइक वी आर हैविंग 1 2 and 3. ओके, सो इफ द बेसेस आर सेम, ये थोड़ा सा मैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, इसको बेस कहते हैं. इफ द बेसेस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाती है. ठीक है, इसके साथ पावर थी 1, किसी के साथ कोई चीज ना हो तो पावर क्या होती है 1. इसके साथ भी 1 थी, इसके साथ भी 1 थी. अब अगर वो कहीं इंडेक्स नोटेशन में लिख के बताओ तो यू नीड टू राइट 2 1 प्लस, ये मैं बहुत इलेबोरेशन में बता रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, बस हमने डायरेक्ट 3 लिख देना. 2 raised to the power 3. करेक्ट? सो जिसको ये पावर और ये वाली चीज नहीं समझ आई, अभी हम इंशाल्लाह इंडिसेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बड़ी डिटेल में ये पावर्स वाली चीजें पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये सिनेरियो बताना चाहिए. यू जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी 2s यू आर हैविंग. सो यू हैविंग 1 2 and 3 2s. बस 2 के ऊपर आपने 3 लिखना है, पावर में 3 लिखना है. अब मुझे कोई बता सकते हैं कि 3 को किस तरह लिखूंगा इस फॉर्मेट पे? हाउ कैन आई राइट 3? 3 के ऊपर 2 आएगा. या 3 के ऊपर 2 आ जाएगा, which means square. So ये इसका प्रॉपर इंडेक्स नोटेशन. इंडेक्स नोटेशन. ठीक है. So 72 as a product of its prime factors is 2 cubed times 3 square. Or you can even write 2 into 2 into 2 into 3 into 3. That's it. ठीक है जी. Now अब जी जी. सर हम इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करेंगे या फिर एचसीएफ की तरह, मतलब आखिर तक या फिर जहां तक होता है? बिल्कुल आखिर तक लेके जाना है. 1 लेकर आना है आपने हर सूरत. ठीक है, कोई चीज छोड़नी नहीं है इसमें. ओके जी. अब आप लोग सारे करें कौन सा 630 वाला. ओके, ऑल ऑफ यू सॉल्व 630. मुझे इसी फॉर्मेट में आंसर आपने देना है, जो इंडेक्स नोटेशन. जल्दी से अपनी पेंसिल्स वगैरह उठाएं, पेन पेंसिल्स. यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल, बट टेल मी हाउ यू विल factorize this 630, and I need prime factors. जी, anyone done? तो वो मुझे फौरन स्ट्रेट अवे आंसर्स बता सकते हैं.
2 into 3 square into 5 into 7. Okay, 2 into 3 square into 5 into 7. Okay, excellent. Let me check कि बाकियों के आंसर आ रहे हैं. G. Anyone else with the answer? Sir, it's 2 multiplied by 3. It's 3 square multiplied by 5 and multiplied by 7. Yeah, okay. You got the same answer. Excellent. I'm solving it's 2, 3, 1, 5. Then obviously cannot go with 2. So I'm choosing 3. 3 का कैसे पता चलेगा? 3 plus 1 होता है 4, 4 plus 5 होता है 9. बिल्कुल ये डिवाइड हो सकता है. 3 tens are 30, 115, 3. So again 3 3s are 9 and 1 carry. 5 into 7 and 7 into 1. Yeah, okay. So this is the correct answer. 2 into 3 square times 5 times 7. Okay. अच्छा मैक्सिमम का ना ये बड़ा डिवीजन का प्रॉब्लम होता है अगर कोई खुद डिवाइड कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. वी पीपल एक्चुअली इग्नोर दिस जीरो मोस्ट ऑफ द टाइम. हम लोग ये जीरो नहीं डालते. लाइक वी व्हाट वी विल डू 315 को हम क्या करेंगे? 3 1s are 3 और 15 3 5s are 15. Just wrong. Okay. So we have to go with 3 10s are 30. Then you're having one carry जो नीचे आएगा. Then you're having 3 5s are 15. If you're doing it without calculator. So for division again किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसे पता है कि मेरी डिविजन स्किल्स ठीक नहीं है तो you people can use calculator here. So 2 into 3 square times 5 times 7 is the answer. Okay. Now we're coming to the past paper question. 234 के प्राइम फैक्टर्स उन्होंने लिखे हुए. 1872 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखे. अब उन्होंने कहा कि if I multiply 234 with 1872, the answer is this one, a very big number. He said that use this information. Now he limits us. We cannot use any other thing. We have to use only this information, जो ऊपर given है. We need to split 438048 as a product of its prime factor. Do you, anyone who can answer, wants to answer? It's kind of like very simple. क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हमने करना. We don't have to write 438 और इतनी बड़ी-बड़ी हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखते जाएं. No, we have to use this information. देखिए in the left hand side we are having 234 times 187. है नहीं ये बात. यही हमें लीड कर रहा है हमारे पर्टिकुलर नंबर. Okay, so instead of writing 234 को लिखने के बजाय मैं उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ. No problem in that. दोनों इक्वल है. So 234 की बजाय I'm writing 2 into 3 square into 13. This multiplication will come as it is downward. Now what about 1872? 1872 की बजाय I need to write the product of its prime factor. So 2 raised to the power 4 times 3 square times 30. ठीक है जी. अब ये तो आ गया product of its prime factor, but it is not simplified. We need to simplify it. How many 2's we are having? Okay, 1, and there are 4 2's. So अगर इसको मैं power में लिखूंगा तो okay, Tasbiya will tell us. Tasbiya, you're listening? Yes, sir. Yeah, I'm asking. I'm having only 1 2 here and 4
2's here. What I need to write here in terms of 2? 2 raised to the power of what? 2, 5. 5. Excellent. We're having 1 to here and 4 comes here. Excellent. Okay, Ryan, आवाज आ रही है आपको? सर एक बात पूछनी थी, जी 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 अगर हमारे पास ज्यादा नंबर हो, लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा 2 हो, लाइक 7 से भी ज्यादा 2 हो, तो हम लिख सकते हैं ऊपर उसकी पावर? बिल्कुल लिख सकते हैं. If you're having 2 raised to the power 302 and there is another 2 which is having 2 raised to the power 103, तो क्या होगा? You have to add वही चीज है जो हम कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस आपने ये देखना है कितने आपके पास पावर्स में, और सेम डिनोमिनेटर कह रहे हो, सेम बेसिस का जो चीज है ऊपर उसको बस ऐड कर, चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा. ओके जी. सर माइक इज नॉट वर्किंग. ओके फाइन. ओके रिदा, कैन यू आंसर मी व्हाट अबाउट 3? Sir, 3 raised to power 4. Raised to the power of 4. Excellent. Okay ji. Now the next one is Arfa, what about 13? 13 raised to power 2. Yeah, 13 squared. So this is the answer. ठीक है जी. आई होप मैंने कोई चीज मिस नहीं की यहाँ पे. जब आप कह रहे हो ना एग्जाम में, तो काट दिया करें ये चीज पेंसिल से, ताकि कोई चीज मिस ना हो अगर कोई बड़ी कैलकुलेशंस है. ठीक है जी. So this is the answer of 438048 in terms of its prime factors. Okay, now there is another question. 126 is equals to 2 times 3 square times k. Find the value of k. और मैंने खुद साथ लिखा है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया था, बट मैंने खुद लिखे हैं ये by using prime factorization, ताकि हम जरा limited हो prime factorization. Now I can use only prime factorization to find the value of k. What I will do? Anyone with any suggestion? बेशक गलत ही हो, आप प्लीज जरा पार्टिसिपेट करें. क्या कर सकते हैं? Sir, हम इस 126 के factors लिखेंगे, prime factors. प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. वेरी गुड. 126 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. ओके. So it's kind of like 2 6 are 12, 3s are 3, 2s are 1, 3 7s are 7, 1. Okay. So 126 in terms of its prime factor is 2 times 3 square times 7. G, what is the value of k, if anyone knows? 7. 7. Very good. Oh, it's like, see, we need to just compare now. देखो 126 के प्राइम फैक्टर है 2 times 3 square times 7. Now 2 times 3 square तो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, no problem. The only thing is left is 7. So the value of k is what? 7. We just matched the things. 126 के प्राइम फैक्टर निकाल के मैच कर. ठीक है जी, क्लैरिटी हुई है? Anyone with any issue, you can ask the question. Okay, now again the thing is we need to use this thing to find out the prime factors of 1200. G, 1200 के separate prime factors नहीं बनाने, हमने ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है और फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. जी, कैसे यूज कर सकते हैं? जल्दी जल्दी समझो. देखें, मैं दोबारा ये ऊपर वाली जो कंटेंट है ये लिख रहा हूँ. 120 is equals to 2 cube times 3 times 5. Now I need to find out the prime factors of 1200, not 120. 120 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1200 बन जाए? Anyone? एक जीरो और लगाना. So we will multiply it with 10. Now in maths, whatever I am doing here, to my left hand side, I think मेरी आवाज क्लियर आ गई है. In maths, I'm saying that in maths में repeat करो सारी बात, क्योंकि बीच में वो पॉप दे रहा था कनेक्शन में. In maths, whatever I am doing to my left hand side, I need to do the same thing to my right hand side.
ठीक है, I multiplied here with 10 as well. Now the problem is here I'll get 1200, no problem in that, but यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं बना, ये 10 is not a prime number, तो 10 के मैं प्राइम फैक्टर जरा सेपरेटली निकाल लेता हूँ, इसको मैं प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर दूँ, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. So instead of writing 10, what I will write 2 times 5. Got it? Now I will simplify it. मेरे पास 2 यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे 1 है, so I'll get 2 raised to the power 4. 3 अकेला ही था तो 3 as it is आएगा, और 5 मेरे पास 2 है, so I'll get with 5 square. So this is the answer. ठीक है जी. So you just have to check कि किस तरीके से हम लोग मेन नंबर पे पहुंच सकते हैं, फिर हम लोग प्राइम फैक्टर्स, राइट हैंड साइड पे एक नंबर आ जाएगा डेफिनेटली व्हिच विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स में खुद स्प्लिट कर दें और वो करके हम इसके साथ अटैच करें. ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर. ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है. ओके, या अनदर वन विद द सेम थिंग जो पीछे हमने पढ़ा है. अब मैं जिससे पूछूंगा दैट पर्सन विल आंसर मी. Use this fact to write each of these numbers as a product of prime factors. Okay जी. Zara, मेरी आवाज आ रही है? Zara, you're listening me? Okay. Arfa, थोड़ा सा जरा, it's kind of like a bit tricky one, but थोड़ा सा मुझे help करो. मुझे help करो. Yeah. आप लास्ट टाइम दिखा सकती हैं, लाइट चली गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. Okay. ये वाली स्लाइड नहीं की आपने? ये वाली? नहीं सर, बस एक सेकंड में स्क्रीनशॉट कर. जी सर, थैंक यू. यही वाला कॉन्सेप्ट अभी हम दोबारा कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा. ओके जी. अरफा, पता नहीं मैंने किसका नाम लिया था, आई थिंक अरफा का ही नाम लिया था. जी जी जी. अरफा, मुझे जो फर्स्ट पार्ट है, देखो हमें जो ऊपर वाला फैक्ट है ये यूज करना है, एंड जो द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू एक्चुअली सॉल्व. हमने इस पार्ट के प्राइम फैक्टर्स लिखने, बट हमने ऊपर वाली कंडीशन यूज करनी है. क्या करेंगे? अगर हम 6 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें नहीं नहीं, उल्टा चल रही है. इसमें, फिर आप इस चीज को यूज करें. 6 12 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें. आप ये सोचो कि अगर मैं 1 2 2 4 को कुछ करूं तो वो 6 12 बन जाएगा, इस तरह सोचो. अच्छा, एक मिनट. उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो 6 12 बन जाएगा. वेरी गुड. ओके, सो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों साइड पे तो इधर डिवाइडेड भी बाय कर देंगे. ओके, तो ये 6 1 2 बन और गया. ये एज इट इज रहेगा. इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं तो ये 1/2 हो जाएगा. हो जाएगा ना? जी, रेसिप्रोकल. या रेसिप्रोकल. अब एक बात याद रखिएगा, जो चीज नीचे आ जाती है वो इसकी पावर को कम कर देती है. ठीक है, ये 3 2s थे यहाँ पे और ये 1 2 है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो ये वाला इस 3 में से एक माइनस कर देगा. सो 2s हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएंगे. ठीक है, ये बात भी समझ आइए रेसिप्रोकल वाली. इफ एनीथिंग इज इन द डिनोमिनेटर, दैट थिंग विल माइनस द पावर्स ऑफ 2, माइनस द पावर्स ऑफ नॉट सर 2. हम नहीं आया? क्या कहते हैं, उस कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं ना, लाजमी तो नहीं है ना ये करना. जी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में आंसर आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आना चाहिए, लाइक इस तरह आंसर आना चाहिए. अच्छा. तो इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आंसर लाजमी इस लास्ट जिस तरह तरीका है उसमें आना चाहिए. लेकिन अरफा, आई विल सजेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने इंडिसेस भी तो पढ़ने ही है ना, इंडिसेस में भी ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, तो वहां पे तो कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकेंगे अगर अलजेब्रिक इंडिसेस आ गई तो
तो फिर हम जी। लोग को ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सही। ठीक है। तो if something is in the denominator, that thing will subtract the power, and if something is directly multiplying, that thing will add the power. ओके जी, जल्दी जल्दी से हम लोग फाइन आगे क्या करें जी। 1224 if something is okay. रिता आप मुझे प्लीज जरा हेल्प आउट करो 306 में 1224 मैं यहाँ पे दोबारा ये चीज लिख रहा हूँ। हमने 1224 के साथ कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने कि वो 306 बन जाए। सर डिवाइडेड बाय 3। ओके मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कर रहा हूँ 1224 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 408। हम बी पार्ट करें, आपने सी पार्ट का सोल्यूशन बताया। जी सर एक मिनट। किसी और को भी पता हो तो that person can take part. 4। Yeah, divided by 4. 1224 को रिदा 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 306 आ जाए। सर मेरा कैलकुलेटर नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा कैलकुलेटर जब क्लास लेने लगो ना तो उसे पास रखा करो यार। ओके एनीवेज 2 क्यूब टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 7 और ये डिवाइडेड बाय 4 है। पहली बात है 4 को उसके प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। that one will be times 1/2 square, ठीक है। 4 इसके बाद वाला स्टेप एक में खा गया, डिवाइडेड विद 2 स्क्वायर हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो ये मैंने लिखा है जी। नाउ तस्बिया विल हेल्प अस। तस्बिया नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कहाँ से नहीं समझ आ रहा? सर ये 124 जो आपने जो 1224 लिया है इसको डिवाइड किया है, ये सारा क्यूब वगैरह लिया है, इसमें मुझे बहुत नहीं आ रही लिखा हुआ क्या। देखो 1224 हमने ये नंबर लेकर आना है ना, इंफॉर्मेशन ये यूज करनी है। तो 1224 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब ये 4 कहाँ से आया है ये मैंने खुद चेक किया है। 1224 को पहले 3 से किया है, फिर 4 से किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली किया है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4 अगर कर रहा हूँ तो 306 यहाँ पे आ गया विच वॉज माई टारगेट, लेकिन डिवाइडेड बाय 4 मैंने इधर भी करना। अब बस सिर्फ राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर, यहाँ पे तो 306 आ गया मेरे पास आंसर। राइट हैंड साइड पे भी वही ऑपरेशन करना था हमें, और फिर डिवाइडेड विद 4 है तो बस डिवाइड जहाँ पे भी आ जाए तो आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल लेना होता है और उसके बाद वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तस्बीह मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके आई वाज सेइंग कि यहाँ तक तो चीज क्लैरिटी थी ना कि ये 4 कैसे हम लोग के पास आए। हमने 1224 को खुद कैलकुलेटर पे चेक करते जाना है कि किस चीज से डिवाइड करूँ कि 306 आ जाए। So we got the number 4. Up divided with 4, I'm doing it divided with 4 here. So I need to do the same operation to the right hand side, divided with 4. Okay? So here I will get 306 divided with 4 पे मुझे मेरा मेन क्वेश्चन था वो आ जाएगा। बट यहाँ पे divided with 4 डिवाइड जब भी आता है तो क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकेट करना होता है। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ, हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है 1, मतलब if something is like divided with 4 the next operation उसका होगा multiply 1/4, ठीक है, अगर जनरल फ्रैक्शन में। बट यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन ये है कि हमने इसे पहले प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। प्राइम फैक्टर्स कैसे स्प्लिट करेंगे? So 4 is basically equals to 2 square. So instead of writing 4 I will write 2 square, ठीक है।
देन आई विल चेंज इट टू मल्टीप्लिकेशन साइन, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो 2 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इस पूरी मतलब ये जो इस नंबर के थे, 2 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 3, और 2 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, मींस नीचे की तरफ है, तो वो 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं। जब भी चीज नीचे होगी तो वो माइनस कर देगी, जब वो साथ होगी तो वो ऐड अप कर देगी। सो 2 raised to the power 1. दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। थोड़ा समझ आया? जी सर। पक्की बात है? जी सर, अभी मैं इसको करूंगी लिख के तो मुझे और बेहतर समझ आएगा। हाँ, अभी मुझे समझ आ गया थोड़ा बहुत। या प्रैक्टिस कीजिएगा, बस सिर्फ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ऑपरेशंस होते हैं और फिर उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आप साथ ज्वाइन करते रहेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसके 4 व्हिच हैज 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, 4 में 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम कैसे जज करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो? तो हम ऐसे करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट पहले 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, then we are having 3, then we are having 5, and then we are having 7। ठीक है, अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसके ये 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। स्मॉलेस्ट में इसका मतलब है कि एक दफा ही में मल्टीप्लाई कर, तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर में ये चारों प्राइम फैक्टर्स मौजूद होंगे और वन टाइम मौजूद होंगे। ठीक है, तो वी कैन मल्टीप्लाई 2 3 is 6, 6 5 is 30, and 37 is 210, I think so, 37। ठीक है, now 210 will be that number, this is the smallest number जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 4 which has 4 different prime factors। ठीक है, we can check it also। देखिए 210 अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 करता हूं, तो that would be 105, and then I can choose 3, 3 3 is 9, 15 3 5 is 15, so 5 7s are 35, and 7 1s are 7। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो इस 210 की कौन से प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 3 5 7। So hence prove that 210 is having 4 prime factors पहली बात, and 4 different prime factors। Correct? So अगर ऐसे क्वेश्चन आता है find the smallest number that has 4 different prime factors, तो we just have to write down the smallest prime factors and then we can multiply। अगर वो कहते find the smallest number that has 5 different prime factors, तो फिर क्या करेंगे कि 5th प्राइम फैक्टर भी लिख लेंगे, लाइक 2 into 3 into 5 into 7 into 11। सो ये जो नंबर मेरे पास आएगा ये वो नंबर होगा जिसके 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे, और ये वाहिद नंबर होगा जो स्मॉलेस्ट, लाइक इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी नंबर आएगा दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच इज हैविंग 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ओके, ना यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बेसिकली यूज होता है आई मीन लाइक ओ लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट आईजीसीएसई में भी बिल्कुल हैं ये। अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू एक्चुअली आप अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन की स्किल है उसे बूस्ट अप करें। 61764, ठीक है, अब मैंने ये अंडर रूट सॉल्व करना है, अंडर रूट 1764 by using prime factorization। So I cannot write it directly on the calculator and I can give the answer. No, I have to use prime factorization to find out this thing। So what I will do, I will write 2, इसके prime factorization में से split करते हैं, तो ये बनेगा, जल्दी से इसको करते रहता हूँ, 1764 divided by 2 will be 882, 82, then again 2, so that will be 441। 3 पे डिवाइड होगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9, बिल्कुल होगा 3 1 is 3, that is 147। ओके, लेट मी चेक अगेन कि 3 पे होगा 1 + 4 5, 5 + 7 is 12, बिल्कुल होगा 3 4
4s are 12, 27, 3 9s are 27. Now 49. 49 को 7 डिवाइड करता है, 7 7 तो 49 and 7 1s. अब जरा आप गौर कीजिएगा, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा तो आपने डबल के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, दो दो के पेयर्स बनाते हैं. जिस तरह हम इंडिसेस फॉर्म में कल पढ़ रहे थे कि उनको इंडिसेस फॉर्म में लिखना है, तो हमने हमेशा दो दो के पेयर बना के उनको इंडिसेस फॉर्म में लिखना है. सो वो आपके पास बन जाएगा जी. देखें 1764 लाइक स्क्वायर में अंडर रूट की जगह 1764 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर. ठीक है जी, वी कैन कैंसिल दिस थिंग. ये जो स्क्वायर होता है ये रूट को कैंसिल कर देता है. स्क्वायर विल कैंसिल द रूट. ये आपके पास आ जाएगा into 3 into 7. That will be 2 3s are 6 and into 7. 6 6 are 36 and the 40. So 42 will be the answer. Okay, this is the basically use of prime factorization. Prime factorization कैसे हम use कर सकते हैं to find out this value. We're having a root 1764. रूट को जो स्क्वायर रूट है, मतलब जिसके यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो, ये बात याद रखिएगा कि उस रूट को कैंसिल स्क्वायर कर सकते हैं. जिसकी पावर 2 होगी, किसी भी नंबर की पावर 2 होगी, तो वो कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट किया. सो डबल के पेयर बनाए, 2 का स्क्वायर बना, फिर 3 का स्क्वायर बना, फिर 7 का स्क्वायर बना. ये जो स्क्वायर बनाए, ये स्क्वायर अपने अपने कैंसिल करके ये बाहर आ गए नंबर 2 into 3 into 7. 2 3 is 6 into 7, which is 40. This is how we can simplify this root of 1764, square root of 1764 by using prime factorization. Okay, same question करते हैं दोबारा 9801 by using prime factorization. Okay, वही 9801 के प्राइम फैक्टर्स पहले बनाता हूँ, और अगेन स्क्वायर रूट है, मुझे डबल के पेयर्स बनाने होंगे. सो ओके, 2 से तो ये जा नहीं सकता, 3 से चेक करते हैं. 9 प्लस 8 प्लस 17 और 18 बिल्कुल जाएगा. 3 that is 3 2 6 7 3 10 16 18 ये भी जाएगा. 3 6 7 that is 1089 008 9 10 and 18 बिल्कुल जाएगा. 3 that is 363 दोबारा 3 से जाएगा. 3 1 2 1. Now 1 to 1 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 plus 2 is 3 and 3 plus 1 is 4. तो 4 to be divided by 3. So I need to check it with other prime factors. 5 से ये नहीं जाएगा, 7 से ये नहीं जाएगा. अगर 7 से check करें तो 7 1s are 7 और 5 51. 51 is not divided by 7. So it will go with 11. 11s are 121 and 11 1s are 11. ठीक है. Now I told you to make double pairs. Like दो आपने numbers इकट्ठे करने और उनका pair बनाना है because square root. So under root, instead of writing 9801, I will write 3 square times another double pair, 3 square times another double pair, 11 square. अब इस स्क्वायरिंग की वजह से हमारा बड़ा इजी हो जाएगा, तो we will cancel this thing. Now रूट को कैंसिल कर दिया सारा. 3 into 3 into 11, which is 3 3s are 9 into 11, which is 99. So the answer is 99. This is how we use prime factorization to solve these questions. Okay. I hope the things are clear and going to the next slide. Okay, now find the cube root of, इसको cube root कहते हैं, cube root of 1728. अब cube root है तो triple के pairs बनाने. ठीक है,
सो जल्दी जल्दी से करते हैं 1728 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 से जाएगा 2, 8 से 16, 6 से 12, 4 से 8, 2, 4 से 8, 3 से 6, 2 से 4, 2, 2 से 4 and 1 से 2, 12, 2 6 से 12, 2 10 से 20, 2 8 से 16, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 4 7, 3, 9 से 3, 3 से 3, ठीक है ये पूरा स्प्लिट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से ओके ना आई नीड टू मेक ट्रिपल पेयर बिकॉज आई एम हैविंग क्यूब रूट सो ये 3 का एक पेयर बनेगा ये 3 का एक पेयर बनेगा और ये 3 का एक पेयर सो आई विल राइट 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब got it and we need to write a cube root on it because 1728 को सिर्फ मैंने इस फॉर्मेट में ठीक है जी I can cancel the cubes क्यूब्स है तो क्यूब रूट को कैंसिल कर लेंगे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता सो द नेक्स्ट वुड बी 2 into 3 so 2 are 4 4 3 are 12 so 12 is the answer ठीक है जी so he can give us the number like this and he can ask us to find out the cube root or a square root by using prime factorization ठीक है सेम इज द केस जनरल आपको थोड़ी जरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अगर यहाँ 4th रूट हो तो हमने अंदर नंबर वो वाले लिखने हैं जिनकी पावर 4 होनी चाहिए ठीक है हमने 4 के पेयर्स बनाए 4th रूट वैसे आता तो नहीं इतना ज्यादा और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आते बट इट इज वेरी गुड फॉर द प्रैक्टिस ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन की स्किल्स हमारे हाथ में बट दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्किल्स कि बुक्स में आपके सॉल्व हुए like to find out certain number by using the square root or cube root by using prime factorization. ठीक है जी. So I hope things are clear. कोई problem नहीं है. Going to the next slide. Yeah, this is very important. Prime factorization के through we need to find out the LCMs. अब आप लोगों ने बड़ा ज़रा focus करना है. ठीक है. हम लोगों ने LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन नॉट यूज एनी अदर मेथड LCM तो हम अगर हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लगा के 54 और 60 का निकाल लेंगे वी कैन नॉट डू दिस वी नीड टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द LCM करेक्ट ओके सो पहले हम नंबर को स्प्लिट कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स में 54 होगा 2 से 4 7 3 3 9 से 3 3 से 3 1 और 60 को भी यहाँ कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स में 30 2 15 3 5 और 5 1 सो 54 अगर उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखें तो 2 into 3 क्यूब लिखा जाएगा प्रॉपर इंडेक्स नोटेशन और 60 जो है वो क्या लिखा जाएगा 2 स्क्वायर्स टाइम्स 3 टाइम्स 5 ठीक है इनको ऊपर नीचे करके नाउ आई एम just drawing a line here and I'll write that for LCM. अब LCM में याद रखिएगा whenever he asks us to find out the LCM by using prime factorization. तो हम लोगों ने देखें जिस तरह ये सेम नंबर है दोनों टू सेम बेसिस है ना we need to opt the maximum power. We will choose the maximum power. So यहाँ पे 2 की पावर 1 है यहाँ पे 2 की पावर 2 है स्क्वायर है तो हम LCM के लिए 2 स्क्वायर चूज करें ठीक है जी नाउ द नेक्स्ट इज 3 दोनों में बिल्कुल था और 3 की मैक्सिमम पावर कौन से वाला है ऑब्वियसली क्यूब वाला तो आई विल चूज द क्यूब ठीक है नाउ अब 5 को मैंने देखा 5 के साथ ऊपर कोई कॉमन है ही नहीं तो LCM में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉमन हो या ना अगर वो सेपरेट लिखा हुआ है तो वी हैव टू राइट इट ठीक है अगर वो सेपरेट लिखा हुआ है तो सेपरेट आपने लिखना पड़ेगा सो द LCM विल बी 2 स्क्वायर 3 क्यूब
टाइम्स 5। दोबारा मैं बताता हूँ, जब भी कोई दो नंबर आपस में कॉमन होते हैं दो नंबर, तो वी नीड टू ऑप्ट द मैक्सिमम पावर। ठीक है, उन दोनों में से कौन से चूज करेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर। ओके, सेकंड जो इसमें बात है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज में कॉमन नहीं है, इट्स हैविंग नो कॉमन, तो हमने वो नंबर एज इट इज नीचे लिखा, लाइक 5 वाज हियर। तो 5 क्या था, कॉमन नहीं है उसके साथ कोई भी, तो 5 स्ट्रेट अवे लिखा गया है। सो 2 स्क्वायर्स टाइम्स 3 क्यूब टाइम्स 5, ये आपका बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग मुझे जल्दी से बी पार्ट का एलसीएम निकाल के बताएं बाय यूजिंग दिस मेथड। मुझे आपने इस तरह आंसर दे, जल्दी जल्दी से, हरिया। जी अल्फा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, मुझे अब ये आप बस गाइड कर दें कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, एलसीएम में मैं क्या लिखूँ। एलसीएम में आप लिखें, अच्छा मैंने निकाल लिया, मैं आपको बता देती हूँ। 2 क्यूब और 3 क्यूब। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। So the answer is 2 cubes times 3 cubes. ठीक है जी। 54 का तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ गिवन थी, उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 72 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया। सो द आंसर इज 2 क्यूब टाइम्स 3। अब फॉर टेकिंग द एलसीएम वी हैव टू ऑप्ट फॉर द मैक्सिमम पावर। हमने वो वाला चूज करना है जिसके पास पावर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ऊपर 2 था, नीचे 2 क्यूब था, तो मैं 2 क्यूब के साथ गया। अब यहाँ पर 3 क्यूब था, यहाँ 3 स्क्वायर था, तो मैं 3 क्यूब के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कोई नंबर है ही नहीं जो मैं नीचे लिखूं। सो द एलसीएम वुड बी 2 क्यूब्स टाइम 3 क्यूब्स। ठीक है जी। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब एचसीएफ को जरा पढ़ते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब भी जरा फोकस रहिएगा सारे। दोबारा मैं एलसीएम इसका प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ 48। सो 2 2 are 4, 12, 2 6 3 2। So it would be 48 को अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा 2 raised to the power 4 times 3। Okay, now 108 का लिखते हैं 108 would be 254 227 3 9 3 3 3
So it would be, if I write 108, so it would be 2 square times 3 cubes. ओके जी, अब जरा एक मिनट पहले मैंने जरा रेज करके बिल्कुल लाइन करके लिखूं ताकि नाउ फॉर द HCF में कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। HCF कैसे निकले? अब इन दोनों में से हमने वो चूज करना है जिसकी पावर छोटी हो, ठीक है, लाइक 2 raised to the power 4 and we are having 2 square, so always we choose the smallest power, ठीक है, 2 square. Now in 3 cube and 3 हमने कौन सी करनी है? 3 को चूज करना। स्मॉलेस्ट पावर वैसे इसका अच्छा एलेबरेशन ही, क्योंकि 3 नंबर हो और 3 में क्या, ठीक है, हमें कॉमन ही चाहिए, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पावर, वी विल ऑप्ट फॉर द स्मॉलेस्ट पावर। और एक और बात, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर यहाँ 5 होता और इसके साथ होता 7, तो एलसीएम में तो ये 5 भी लिखना पड़ता और ये 7 भी लिखना पड़ता। बट इन एचसीएफ वी विल नॉट राइट एनीथिंग जब तक कि वो दोनों में कॉमन ना हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन HCF we will not write anything जब तक कि वो दोनों में मौजूद ना हो। लाइक 2 raised to the power 4 and 2 square, 2 दोनों में था तो तब चूज किया गया कि छोटी पावर हमने उठानी। 3 दोनों में था तब चूज किया गया कि हमने 3 उठाना, ठीक है। If I am having a 5 here and there is no 5 in the second number, I will not choose this 5. Same is the case with 7. 7, for example, if the 7 is with the second number but it is not with the first number, I will not choose this 7. ठीक है, these are the rules for the HCF. Okay जी, अब आप लोग थोड़ा जरा आसान देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। You can go with 72 and 90. C part solve करें। तो मैं अभी पूछता हूँ रिदा, ज़ारा या किसी से भी मैं पूछता हूँ, आइए जल्दी से सॉल्व करें 72 and 90 C part। सर या सर आप आज की स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं? रिदा, एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो शुरू में ना कोई भी नहीं ज्वाइन किया था ना किसी ने, मैंने 2 मिनट इंतजार किया तो मैंने कहा शायद तुम लोग सोए हुए हो, तो फिर मैंने वो लेक्चर खुद ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना। तो फिर यही है कि रिकॉर्ड होता रहेगा, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, वहां पे तुम आराम से देख लेना सारा कुछ। चलो सही, थैंक यू। ओके, सी पार्ट 72 and 90, हरी है पेपल। जी, anyone with the answer? Zara, can you help me out with this thing? How can I find the HCF? जी
Okay, anyone else? Arfa, Rida? 2 into 3 square. 2 into 3 square. That's it. Very good. Zara, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Is everything all right? Yes. अच्छा, तो I was asking for the answer. मैंने कहा शायद मेरी आवाज नहीं तुम्हें आ रही. At least थोड़ा respond कर दिया करो कि सर अभी कर रही हूँ या the things are under process. Okay, so it is like 2 times 3 square, which is the answer. ठीक है? So HCF का हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि that we have to opt for the minimum power, and the second thing is अगर हमारे पास नंबर कोई एक नंबर में है, like कोई ऐसा prime factor which is existing in like only one number, so we will not write it. ठीक है? For the HCF लाजमन वो सेम नंबर दोनों में होना चाहिए, तब वो लिखा जाए. तो जब वो दोनों में होगा तब उसकी मिनिमम पावर लिखी जाए. आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर. अब आगे हम जरा पास्ट फैक्टर्स पे जाते हैं ताकि थोड़ा सा जरा हम लोग मुश्किल क्वेश्चन में. Okay, now the thing is the lowest common multiple LCM is given. The lowest common multiple of this is the first number and another number n. एक दूसरा नंबर है n. ठीक है? Is this one? Okay, मैं इसे जरा टर्म करता हूँ. I am supposing that my first number is p. उसके प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2 square times 5 square times 7. And another number which was n. Now I don't know what is the prime factorization of that number, but I know that the LCM is 2 square times 3 times 5 square times 7 square. Okay. Now जो हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली मैंने लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है n. जी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किस तरह करते हैं कि हमारे पास LCM हो और हमें लोएस्ट पॉसिबल बताना हो किसी भी नंबर का. देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अगर LCM में मैंने बहुत ही कम नंबर लिखने, n में लोएस्ट पॉसिबल नंबर लिखने, मतलब जो ऐसे नंबर के जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द LCM, अगर वो नंबर यहाँ मेंशन नहीं करूंगा तो LCM नहीं आएगा. ठीक है? अब देखिएगा क्या टैक्टिक्स में यूज करें. देखिए, at in P I am having 2 square, so अगर n में 2 या 2 square ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा LCM, क्योंकि LCM में तो मुझे पता है कि वो नंबर चूज होगा ही होगा जो किसी एक नंबर में होगा. So I am not writing 2 square in n या I am not writing 2 in n, क्योंकि मुझे lowest possible नंबर चाहिए. So 2 square में n में नहीं लिख रहा. Okay. Now the second number is 3 in the LCM. Do I have a 3 here in P? No, obviously. नजर नहीं आ रहा. 2 square times 5 square times 7 है. अब मैंने अगर 3n में ना लिखा तो ये LCM पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है? So 3 is very important here to write. तो मैं मजबूर हूँ लिखने के लिए, इसलिए I wrote 3 here. Okay, now the next number in LCM is 5 square. Now I need to check, do P having our 5 square? Yeah, it is having. So what I need to write? Nothing here. We cross the guard. I will not write 5 square here in n. 5 square be justify all. Next is 7 square. G. सर क्यों नहीं लिखते 5 और वो 2? क्योंकि 5 स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है ना P स्क्वायर P में. अच्छा, सही. देखिए 2 स्क्वायर भी मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि P में था वो, और LCM में तो मैं ये काम कर सकता हूँ. LCM में तो हर वो नंबर चूज होगा जो किसी एक में भी हो बेशक. नो प्रॉब्लम इन दैट. समझ आ रही है थोड़ी? जी. अच्छा, अब जो लास्ट नंबर है 7 स्क्वायर, ये मुझे बताओ कि शुड आई नीड टू राइट 7 स्क्वायर हियर विद n, or should I just write 7 here, or should I leave the thing? What I need to write in terms of 7 here?
जी, this is a question, open question to all of you. Should I need to write 7? Should I need to write 7 square? Should I need to write nothing here? What should I write regarding 7? जी, एक 7 लिख सकते हैं। okay, I got one answer like 1 7 लिख सकते हैं। कोई और किसी और आंसर के साथ? जी, Zara, like anxiously waiting to you participate. What should we write here, Zara? Sir, I think maybe 7. Okay, Rida, Sir, 7. the answer is 7 square. अब 7 स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एलसीएम में तो मुझे मैक्सिमम नंबर लेना होता है, मिनिमम तो नहीं लेना होता। और एलसीएम नीचे 7 स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो एलसीएम में फिर 7 होना चाहिए। एलसीएम में तो 7 स्क्वायर है, so I'm bound here to write 7 square. समझ में आई ये बात? So the answer will be 3 into 7 square, 3 into 7 into 7, 3 into 49 कितना बनेगा? 3 into 49, which is 147. So 147 is the answer. जी, किसी को कुछ ना समझ आया हो या किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और एलसीएम सबसे पहली बात है कि वी हैव टू चेक द मैक्सिमम पावर। ठीक है, अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे तो मैक्सिमम पावर लिखी जाएगी। और सेकंड चीज हमने एलसीएम में पढ़ी थी कि अगर कोई चीज अकेली लिखी हुई है, लाइक उसके दूसरे नंबर में कोई कॉमन नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज एलसीएम में आएगी। ठीक है, लाइक 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का अगर देखा जाए तो n में तो कुछ है ही नहीं 2 के रेलेवेंस, सो नो प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज वी आर टैकलिंग एलसीएम। सो एलसीएम में 2 स्क्वायर एज इट इज लिखा जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, and whenever we are having common like 7 and 7 square in LCM we will take the maximum power. ठीक है जी, समझ आ गई? आई होप चीजें क्लियर हुई हैं। Going to the next slide. Okay. इस क्वेश्चन से पहले मैं the lowest common multiple of this one, नहीं चलो यही वाला कर। This is from 4024 O levels का ये क्वेश्चन है, but it is a very good question for practice. जरा गौर कीजिएगा। HCF में हमारे HCF का क्या था सिनेरियो जी, पहले ही हम डिस्कस कर लेते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे हम, लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अगर कोई चीज कॉमन नहीं है, अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ HCF। HCF में वही चीज आ सकती है जो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट से आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओके, द HCF of 168 and another number n is 40. Okay, now we are having the HCF of 168 and another number n is 40. मैं 168 को जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ। So 2 8 is 16, 4 is 8, 4 is 8, 4 is 7, कहीं मैंने गलती तो नहीं की यार? कैलकुलेशंस देख लीजिएगा। 84, 42, 21, 377। ओके, सो 168 तो आ गया, 42 को भी कर लेते हैं। 42
4 1 3 7 okay. Now I'm writing in terms of prime factorization. So I'm writing 168 as 2q times 3 times 7, and I'm writing 42 as, no, 42 भी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, 42 HCF है, तो मैं नीचे एक कलर चेंज कर लेता हूँ. I will write HCF as 2 into 3 into 7. Now in a third color, I'm writing a number n. Okay जी, अब question जरा पढ़े. उसने कहा given that n should be in between 200 to 300. n की वैल्यू जो हम लेंगे, या हम कोई भी चूज कर सकते हैं. The value frame ranges should be like 200, in between 200 and 300. We need to find out the two possible values of n. हमें दो possible values n निकालनी है. कौन सा n कि वो इस HCF को justify करे. ठीक है? Okay. Now I will apply this rule. ये रूल अप्लाई करता जाऊंगा और मैं चेक करता जाऊंगा कि मेरा नंबर जो n का आना चाहिए वो 200 से 300 के दरमियान आना चाहिए. देखिए, the very first thing, HCF में 2 है और 168 में 2 क्यूब है, तो मैं बाउंड हूं यहाँ 2 लिखने के लिए, क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल चूज होगी. ये बात समझ में आई है सारों को? HCF में 2 था और 168 में 2 क्यूब है, तो मैं n में बाउंड हूं 2 लिखने के लिए. अगर मैंने 2 नहीं लिखा तो HCF जस्टिफाई नहीं होगा. ऑलराइट, दोनों में से कॉमन छोटी पावर निकाली जाती है, तो आई एम बाउंड हियर टू राइट. ओके जी, 2 लिख लिया. नाउ द नेक्स्ट इज 3. HCF में 3 आर और 3 मेरे पास यहाँ पे भी एक पावर का मौजूद है. तो नाउ एक बात जरा गौर कीजिएगा, आई कैन राइट 3 जो मर्जी मेरा दिल करता है पावर पे लिखने. 3 मैंने लिखना है, और जो दूसरी बात मैं करूं जो मर्जी पावर है. I can write 2, I can write, I mean like 3 square, I can write 3 cube, I can write 3 raised to the power 4, I can write 3 raised to the power 5, I can write 3 raised to the power 6. ये मेरे पास छूट क्यों है? क्योंकि 3 ऑलरेडी लोएस्ट पावर में मौजूद है, तो मैं यहाँ पे कोई भी पावर ले सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं. ठीक है, तो मैं 3 की पावर ऑल्टर कर सकता हूँ. ऑलराइट, नाउ दिस नेक्स्ट आता है हमारे पास HCF में नंबर 7. मैं यहाँ 7 की भी कोई भी पावर ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट पावर 7 यहाँ मौजूद है. ठीक है, सो आई कैन राइट 7 स्क्वायर, आई कैन राइट 7 क्यूब, आई कैन राइट 7 फोर्थ, 7 रेज़ टू द पावर 4. सो आई कैन राइट एनी नंबर. लोएस्ट पावर इधर मौजूद है, तो मुझे दूसरे में फर्क कोई नहीं पड़ेगा. ठीक है जी. एक और चीज जो मैं आपको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करूँ, I can even write 5 here, prime factor है. I can even write 11 here. I can even write 13 here, or I can write any prime factor. Any prime factor. इनके अलावा 7, 3 और 2 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि HCF में तो वही चीज आएगी जो दोनों में कॉमन हो. और जो कॉमन वाले नंबर है वो 2, 3, 7 है, वो तो मैंने लिखने ही लिखने, लेकिन मैं ये भी यूज कर सकता हूँ. यहां तक मुझे बताएं जी, सारों को चीज समझ आई है? अभी हमने आंसर नहीं निकाला. अरफा, जी सर, ये दोबारा बता दें दफा. सारी चीजें दोबारा बताऊं? अस्तगफिरुल्लाह. नहीं, ये एन वाला. एन वाली की तो बात एन में ही तो मैं इलैबोरेट करूं. देखो, HCF में वही चीज होती है जो लोएस्ट पावर आती है. जब चीज कॉमन होगी तो लोएस्ट पावर वो अटेन करेगा, करेगा ना. 2 को देखें यार, एवरीवन प्लीज जरा गौर कीजिएगा, मैं दोबारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. 2 में मैंने कहा कि मैं यहाँ बाउंड हूँ 2 लिखने के लिए. क्यों? बिकॉज HCF में 2 रेज़ टू द पावर 1 है, तो अगर मैंने यहाँ n में 2 ना लिखा 1, तो डेफिनेटली 2 अफेक्ट होगा और HCF में 2 आ ही नहीं सकेगा. यहाँ 2 बहुत जरूरी है लिखना.
सो 2 क्यूब और 2 में से लोएस्ट पॉसिबल चूज होगी, लोएस्ट पॉसिबल 2 है, तो ये तो मैं बाउंड टू 2 लिखना इधर। ये समझ आया जी? अरफा जी, एवरीवन? जी जी ओके, सर। अब नेक्स्ट को देखें। ये भी आपसे मैं समझा के मैं पूछूंगा, समझ आया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एचसीएफ में है 3 है 3 ऑलरेडी मेरे पास 168 में मौजूद है, पूरे के पूरा 3 मौजूद है। इसका मतलब है कि जो मैं n में 3 तो मैंने लिखना ही लिखना है n में, लेकिन मैं 3 की पावर कोई भी यूज कर सकता हूँ। मैं 3 स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ, मैं 3 क्यूब भी यूज कर सकता हूँ, मैं 3 की पावर इवन 100 भी यूज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, क्योंकि उससे एचसीएफ में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ को तो सिर्फ 3 चाहिए और 168 में 3 मौजूद है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर ले रहा हूँ, मैं क्यूब ले रहा हूँ, मैं जो मर्जी ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर या अगर कोई पावर ना भी लिखें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, 3 तो लिखना ही पड़ेगा। देखो नहीं, 3 की कोई और पावर ना लिखें, स्क्वायर या क्यूब के बजाय इस तरह हाँ की कोई और बिल्कुल पावर ना लिखें बिल्कुल, 3 भी लिख सकते तो हैं नहीं आप, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 क्यूब भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट 3 लिखना है लाजमी, क्योंकि कॉमन उसने उठाना है ना, तो कॉमन के लिए 3 होना जरूरी है। समझ आ गया जी? एक्नॉलेज करेंगे तब मैं आगे चलूंगा। जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 7। 7 का अल्फा समझाओ मुझे, वही सेम सिनेरियो, आप जरा समझाओ। अब हमने इसमें दोनों में 7 था, एचसीएफ में भी और 168 में भी। तो 7 तो हमने लास्ट में लिखना है, वो हमने लिख दिया है। और अब इसमें हम कोई भी अपनी मर्जी की पावर भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ में तो वैसे ही 7 हमने मतलब 168 के पास तो वैसे ही 7 है, तो वो या एचसीएफ में आ जाएगा। और अगर हम ना भी पावर लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वेल एक्सेल, आई होप यार जो बाकी रिदा एंड ज़ारा है वो भी सारा कुछ समझ रहे होंगे। मैं अब एक एक को पूछ के काम नहीं कर सकता, आप लोगों को खुद एक्नॉलेजमेंट देनी है कि हमें कौन सी चीज आई, कौन सी। एक्सीलेंट अरफा, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अरफा मैंने समझाया था आई कैन टेक 5 11 13 एंड आई कैन टेक एनी प्राइम नंबर अदर देन दीस वन। ये आपको समझ आया था कि? नहीं, ये वाला नहीं समझ आया था। देखो, एचसीएफ में तो कॉमन चीज ही लिखी जाती है ना, एचसीएफ में तो वही लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, हम्म। और कॉमन में भी लोएस्ट पावर लिखी जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन कॉमन के अलावा कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी अनदर प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ, लाइक 5 लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ, 13, ये तीनों यहाँ मौजूद है 168 नहीं है, तो अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एचसीएफ का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या ऊपर आपको करने से पहले बताया था कि अगर कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा एचसीएफ। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि मैंने n की वैल्यू 200 से 300 के दरमियान रखनी है, तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन होने चाहिए जिसके मुताबिक मैं चल सकूं। अच्छा, उसके बीच में लाने के लिए आप उसमें ऐड कर रहे हैं कोई सी भी? या आई कैन इवन मल्टीप्लाई इट विद 5, आई कैन इवन मल्टीप्लाई इट विद 11, तो मैं 200 से 300 के दरमियान में लाने के लिए मेरे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन होने चाहिए ताकि मैं उसे जज कर सकूं। ठीक है, अब जल्दी से जरा देखते हैं कि 200 या 300 के दरमियान कैसे लाया जा सकता है। ओके, सबसे पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं खुद जजमेंट दे रहा हूँ। आई कैन टेक n as 2 into 3 square into 7। ठीक है, आई कैन चूज दिस नंबर। वैसे जरा चेक करता हूँ क्या आंसर आ रहा है। 3 into 3 7, दैट इज कमिंग 126। सो ये मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये 200 से बड़ा नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन चूज लाइक 2 into 3 square into 7 square। ये चेक करते हैं, ज्यादा बड़ा ना हो जाए। 2 into 3 square into 7 square, दैट इज 882 माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ओके, हम 3 का स्क्वायर हटा देते हैं, सिर्फ 3 रखते हैं, इसको चेक करते हैं। दैट इज ए 294, इसका आंसर है 294। सो 294 कैन बी माय आंसर। ओके,
294 बिल्कुल 200 और 300 के दरमियान में, तो आई कैन चूज इट एज एन आंसर। ये समझ आया जी सारों को? मतलब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करता जा रहा हूँ, मैं चेक करता जा रहा हूँ किस तरह मेरा आंसर आ जाए। एक तो मैंने 294 इसमें निकाल लिया। नेक्स्ट इज योर टारगेट, एंड Rida specifically I will ask you, okay? I hope you're listening me. हमारा वो माइक का तो ऑन ही ऑप्शन पता नहीं। अरफा आप भी ढूंढो, और मतलब जब मैं कहूँगा तब आपने मुझे बताना। रिदा जरा मुझे सॉर्ट आउट करके बताओ कि 200 से 300 के दरमियान में कौन सा नंबर आ सकता है बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज मेथड्स। जी, एनीवन? किसी का कोई आंसर आया है? जी, किस तरह आया है? 2 into 3 into 7 into 5 to 10. Very good. 2 into 3 into 7 into 5. That is a. So another number of function can be 2. ठीक है जी। I hope the things are clear. कोई प्रॉब्लम नहीं है। We were doing LCM and HCF by using prime factorization method. कल हम लोगों ने बहुत ज़रा डिटेल में किए थे। मेरी आवाज आ रही है भाई? कोई एक एक्नॉलेज कर दे। आ रही है जी सर। ओके, अच्छा, आज हम जरा उसी को कंटिन्यू करते हैं। बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन से मैंने कहा था कि होमवर्क दूंगा, बट दीज आर लाइक बिट difficult. Okay, an integer x written as a product of its prime factor is a square times 7b plus 2. Okay, अच्छा, यहाँ पे एक बात जरा थोड़ा सा जरा मैं इलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। अभी करूँ या आगे जाके करें? चलो आगे जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंटीजर y है वो इस तरह लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। The highest common factor of x and y is 1225. HCF हमें दिया हुआ है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है 42875। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। वी नीड टू फाइंड आउट दिस इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये हमें पता चलेगा तो तभी आंसर आएगा। और फॉर x एंड y वी मस्ट बी हैविंग a एंड b वैल्यू। So मेरा टारगेट बेसिकली है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b, तब जाके इंटीजर x और y की वैल्यू पता चलेगी। ओके, पहले HCF को जरा लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स में क्या सिनेरियो है, यहाँ से जरा 1225, तो 5 से चलते हैं। 5 2 is 10, 22, 5 4 is 20, 25 5 5 25, 5 4 is 20, 45। अच्छा, 7 7s are 7 1s। ओके, सो ये जो HCF है, HCF, ये एक्चुअली लिखा जा रहा है 5 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर। ओके, 42875, ये भी जरा जल्दी से लिखते हैं। 42875, ये क्या होगा जी? 5 से भी करते हैं, टाइम नहीं। 42875 डिवाइडेड बाय 5, 878575
again divided by 5, 1715, 1715, again divided by 5, it's 343, 343 मेरे ख्याल से 7 पे डिवाइड होगा, yeah, it's 49, 7, 49, 7, 7 and 7, 1. Okay, so the LCM is basically 5 raised to the power 3 times 7 cubed. Okay, now from these things we can sort out what is the value of A specifically. अब A को जरा हम देखते हैं. A बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो अगर कंपेयर किया जाए तो 5 ही अवेलेबल है, देयर इज नो अदर नंबर. 7 तो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 की तो हम चले साथ में कर लेंगे, बट बेस जो दूसरी बेस है वो हमारे पास 5 ही है. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ A विल बी 5. A के अलावा मतलब 5 के अलावा कुछ आ नहीं सकता. ठीक है, अगर हम HCF को भी देखें और LCMs को भी देखें तो दोनों में क्या है, 5 and 7 थी बेस, तो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है. सो द ओनली थिंग इज मिसिंग, द ओनली बेस इज मिसिंग विच इज 5. तो A तो हमारे पास आ गया 5. अब B को जरा देखते हैं. ओके, B हमारे पास क्या बनेगा जी, हम LCM से देख लेते हैं. तो बेसिकली इसको मैं लिख लेता हूँ, X को लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर टाइम्स 7 B प्लस 2, और अगर y को लिखें तो वो लिख रहे हैं जी हम 5 क्यूब टाइम्स 7 क्यूब. ओके, 7 स्क्वायर है क्यूब नहीं. ओके, अब ये दोनों इंफॉर्मेशंस मैं यूज कर सकता हूँ. देखें अगर मैं HCF को लूँ तो HCF बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे 5 स्क्वायर आना चाहिए, छोटी पावर होनी चाहिए ना, कल जो हमने पढ़ा था कॉमन हो और छोटी पावर हो, तो 5 स्क्वायर आना चाहिए. व्हाट अबाउट 7 क्या होना चाहिए, 7 की पावर अकॉर्डिंगली अगर HCF में देखा जाए तो क्या वो हमें हेल्प आउट कर रही है कि B की वैल्यू हम निकाल सकें. देखिए HCF में 7 की पावर स्क्वायर है ना, तो HCF में तो यहाँ स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहाँ छोटी पावर है. तो HCF हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा 7 की पावर B वाली निकालने का, उसके लिए हमें हेल्प आउट करेगा LCM. ओके, फॉर LCM मेरे पास 5 क्यूब होना चाहिए, और अब LCM में मेरे पास यहाँ क्या है, मैक्सिमम पावर 7 क्यूब ना, तो LCM में क्या आना चाहिए 7 क्यूब, दोनों में जो मैक्सिमम पावर है. अब क्यूब किस तरह बन सकता है, ये तो 7 स्क्वायर है, इसका तो खाता ही बीच में से निकल गया. हम 7B प्लस 2 को मतलब B की पावर अपनी मर्जी से चूज करके इसे क्यूब बना सकते हैं. तो क्या होगी B की पावर ताकि ये पूरा क्यूब बन जाए, द वैल्यू ऑफ B विल बी 1, तभी जाके ये क्यूब बनेगा. ठीक है, समझ आ गई है आपको. मैंने HCF से भी पहले आपको करके बताया कि कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ B, बट HCF वाज नॉट हेल्पिंग अस आउट, क्योंकि HCF कह रहे 7 स्क्वायर लें आप, तो 7 स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर तो वो हमें हेल्प ही नहीं कर रहा कि भाई B की पावर क्या होगी. फिर मैंने LCM लिया, LCM में वो हमें मैक्सिमम पावर मतलब चूज करने का कहेगा. तो मेरे पास जो y का इंटीजर है उसके पास 7 रेज्ड टू पावर 2 है, और जो बाकी जो ऊपर वाला इंटीजर है उसके पास 7B प्लस 2 है. इसका मतलब है कि 7 की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होनी चाहिए हर सूरत. तो अब B को मैं अपनी मर्जी से क्या वैल्यू लूं कि वो 3 पावर कर दे, तो B शुड बी इक्वल्स टू 1. सो ये हमारे पास आ जाएगा B1. अब आप लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यू कैन सब्स्टिट्यूट. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 5 स्क्वायर टाइम्स 7 क्यूब, and the value of y will be 5 cube times 7 square. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो you will get the answer. जी एनीवन, किसी को कोई मसला हुआ हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो? I simply applied yesterday's skills जो हम लोगों ने सीखे थे LCM और HCF में, और काफी डिटेल में हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था HCF का भी और इवन LCM वाला भी. Okay, I'm going to the next slide.
Now express as a product of prime factors. P हमारे पास given है जी इस तरह product of prime factors, Q भी given है product of prime factors में, ठीक है, where n is a positive integer. Okay, we know that n is a positive integer. It cannot be negative. It cannot be like in decimals or fraction. So we can get direct value of positive, like positive whole number. ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी. अब उसने कहा जी the lowest common multiple of P and Q is this one. ठीक है जी, P and Q के जो lowest common multiple है उसने 2 की पावर n, 3 की पावर n, वो साथ एक R नंबर लिख दिया. He said express R as a product of prime factors. We need to sort out the value of R. R की वैल्यू हमने पता करनी है और उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन में हमारे अप्लाई नहीं हो सकी थी. हम थोड़ा सा जरा इंडिसेस का ना एक रूल पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो. इंडिसेस का रूल ये होता है, देखें जो पहला रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या, मैं आप जानबूझ के वाल लिख रहा हूं, लिखा नहीं जाता. देखिए दोनों की बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, एड अप. ठीक है, 1+3. अब अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूं तो मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं. मतलब मेरे पास ये फॉर्मेट गिवन हो तो आई कैन रिवर्स इट टू राइट दिस इन दिस फॉर्मेट. अब जरा इस चीज को देखें, मैं इसको जरा स्प्लिट करके लिखूंगा. मैं यहां लिख रहा हूं 2n+2. नाउ आई नीड टू राइट दिस नंबर इन द स्प्लिटेड फॉर्म, ये जो ये वाली फॉर्म है. तो व्हाट आई विल राइट, I will write 2 raised to the power n times 2 square. यहां तक क्लैरिटी है भाई? ये जो मैंने इंडिसेस का रूल यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताए. ये मैंने इसे स्प्लिट करके लिखा है बिकॉज मैंने एलसीएम में नीचे से स्प्लिटेड फॉर्म में लिखना होगा, तब जाके मेरा एलसीएम जस्टिफाई होगा. ओके, नाउ अरफा मैंने इसको भी स्प्लिटेड फॉर्म में लिखना है. जरा मुझे हेल्प आउट कराओ किस तरह मैं स्प्लिटेड फॉर्म में लिखूं. 3n into 3 raised to power 1. वेरी गुड. इंटू 3 raised to the power 1, और 3 raised to the power 1 हम लिखते नहीं है, हम 3 लिखते हैं डायरेक्टली, लेकिन 100% फाइन. एक्सेलेंट. ओके, नाउ आई एम राइटिंग P. मैं अब स्प्लिटेड फॉर्म में लिख रहा हूं. आई एम नॉट राइटिंग इन दिस फॉर्मेट. आई एम राइटिंग 2 raised to the power n times 2 raised to the power 2 times 3 raised to the power n times 5. ठीक है, क्यों लिखते हैं जी? 2 raised to the power n times 3 raised to the power n times 3 times 5 square. ओके, इसके नीचे एक लाइन लगाते हैं और अब एलसीएम जो उसने मेंशन किया है वो करते हैं. He mentioned that 2 raised to the power n times 3 raised to the power n. ये तो एलसीएम का हिस्सा ही हिस्सा है. ठीक है जी, तो इन दो को तो हम निकाल देते हैं, जो भी आगे हम लोगों ने चीजें लिखनी है. ये दो तो हिस्सा हो गए, ठीक है, 2n and 3n तो पार्ट हो गए. कौन सी चीज यहां पे अब लिखनी पड़ेगी ताकि एलसीएम जस्टिफाई हो जाए इनका? ओके, देखें यहां पे 2 स्क्वायर है, नीचे वाले के पास 2 स्क्वायर है नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद होगी कि एलसीएम में हर चीज लिखी जाती है, चाहे कॉमन हो या ना हो. तो आई एम बाउंड हियर टू राइट 2 स्क्वायर. ये बेसिकली आर की वैल्यू जनरेट हो रही है, साथ साथ देखते रहिएगा. ओके, ये भी मैंने लिख लिया. नाउ कम टू 3. डू आई हैव अ 3 हियर ऑन द टॉप? कोई और 3, मतलब लाइक विद द पावर और समथिंग. 3n तो ऑलरेडी टेकन, इट्स टेकन ऑलरेडी. हमने 3 को देखना है. और कोई 3 है ऊपर? नहीं है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा. ओके, नाउ कम टू 5. 5 में जब मैंने देखा तो आई एम हैविंग 2 5s. एक तो 5 स्क्वायर था यहाँ पे और एक 5 था. जी रिदा, व्हाट यू थिंक कि मुझे 5 स्क्वायर उठाना चाहिए या 5 उठाना चाहिए फॉर एलसीएम? सर फर्स्ट
स्क्वायर। 5 स्क्वायर, वेरी गुड। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर उठाते हैं, ठीक है। एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर उठाते हैं। नाउ ये जो सारी चीज लिखी है मैंने, ये अब बनेगी द वैल्यू ऑफ आर। ओके, सो इट वुड बी 2 स्क्वायर इज 4, नो नो नो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर उसने कहा था, बस ये हमारा आंसर आ गया, 2 स्क्वायर टाइम 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? This is the last question of our first section, जो numbers का पहला section है till LCM and HCF। आगे हम section 2 start करेंगे, which is directed number। किसी को कोई issue हुआ तो मुझे बताया जी, कोई प्रॉब्लम? मैंने इंडिसेस का सेपरेटली एक्सप्लेन करके क्वेश्चन समझाया ताकि आप लोगों को 100% पता चले, ठीक है। और इंडिसेस का सेपरेट क्यों किया है? क्योंकि देखिए उसने एलसीएम सेपरेट लिखे हैं, एलसीएम उसने एडिशन की पावर में नहीं लिखे हुए, तो मजबूरन मुझे सेपरेट करना पड़ा, स्प्लिट करना पड़ा, ताकि इजीली मैं अपना काम कर सकूं। सर ये जो इंडिसेस वाला है इसमें जैसे 2 into 2 है तो आगे दोबारा उसमें 2 ही है, तो वो मतलब 2 into 2 4 नहीं लिखना होगा हमें? ये तो नहीं होगा? कहाँ पे ये वाला? ये वाला ऊपर वाला, मतलब बेसिस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब सेम? किस वाले की बात करिए, इस वाले की बात करिए या यहाँ पे कुछ बात करिए? नहीं, ऊपर जो इंडिसेस का लॉ वाला है यही वाला। हाँ, हाँ नहीं ये तो बेसिकली बिल्कुल मल्टीप्लाई होते हैं ना, देखो वो हम लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब अगर मैं इनको बेसिस सेम है तो एड अप करूंगा तो ये बन जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में है तो हम इस तरह लिख लेंगे, तो यू कैन इवन राइट 4 हेयर। लेकिन 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 आपने क्वेश्चन को देखना है ना, वो क्या कह रहे हैं, देखो हमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बनाओ, तो अगर मैं 4 लिख दूंगा तो 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे 2 स्क्वायर में ही रखा है, ठीक है। आगे जब इंडिसेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसे 4 भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। यहां पे उसने कहा कि प्राइम फैक्टर्स में ही रखो, तो फिर मैंने 2 स्क्वायर ही रहने दिया ऐसे, क्योंकि 2 मुझे पता है प्राइम नंबर है। सही। ओके